बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती पॉजिटिव सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आई होप कि आप लोग अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों का भी। ये बात मैं अक्सर कहा करती हूँ व्यूअर्स कि अपना भी ख्याल रखें और साथ साथ दूसरों का भी। लेकिन होता ये है कि हमारा फोकस टोटल, अब मैं हमारे से बात कर रही हूँ ख़वातीन की। आज मैं ज़्यादा स्पेसिफ़िकली इसलिए ख़वातीन पे फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक बहुत निगलेक्टेड सेक्ट है ख़वातीन। जहाँ हम विमेंस राइट्स की बात करते हैं, फ़ीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं मॉर्निंग एट होम में, वहाँ पे हम ये बात भूल जाते हैं कि जहाँ पे हमने सब चीज़ें करनी है, हमने काम भी करना है, हमने अपने घर भी संभालने हैं, हमने वेरियस चीज़ें करनी हैं। अगर आप होम मेकर हैं तो फिर आपकी टोटल तवज्जो घर पे होती है। अगर आप होम मेकर प्लस वर्किंग लेडी हैं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारियाँ डबल ट्रिपल हो जाती हैं। ऊपर से हर चीज़ को मैनेज करते करते जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुतासिर होती है वो हमारी सेहत होती है और हमारे अपने मामलात होते हैं। जहाँ पे मैं अक्सर सेल्फ़ केयर की बात करती हूँ, वहाँ पे मैं बात करती हूँ जनरली कि भाई हर इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। बट जब हम बात करते हैं घर की ख़वातीन की, अब ऑब्वियसली शो ख़वातीन भी देख रही हैं, मर्द हज़रात भी देख रहे हैं, यंग लोग भी देख रहे हैं। तो वाई ख़वातीन, होता ये है कि किसी भी घर में कोई एक ख़ातून होती है जो हेड ऑफ़ फैमिली होती है, जिनको हम फैमिली की मेट्रियार्क कहते हैं। चाहे वो नानो हों, चाहे वो दादो हों, चाहे वो घर में मामा हों या वाइफ हों। और कुछ ऐसे भी मामलात होते हैं जहाँ पे अगर अम्मी दुनिया में ना रही हों तो घर की जो बेटी होती है बड़ी, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ये हमारी एक कल्चरल चीज़ है व्यूअर्स। अब ये गलत है सही है मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी, लेकिन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी नॉर्मल बात है कि कोई एक लेडी जो है वो पूरी घर के मामले को लेकर चलती है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे मर्द हज़रात भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है। और बाय द वे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैंने वेस्टर्न कल्चर में भी ये देखा है कि वुमेन यूजुअली रन द शो। मर्द हेल्प ज़रूर करते हैं बाहर, लेकिन ख़वातीन यूजुअली चीज़ को मनूवर करती हैं। अब मसला क्या है? सेहत को देखो तो वो इग्नोर्ड, अपनी अपीयरेंस, अपनी मतलब सेहत से हट के हमारी लुक जो है वो इग्नोर्ड। उसके अलावा कोई अपनी एंटरटेनमेंट हो गई, अपनी ज़ात के लिए कोई एक्साइटिंग कोई फ़न चीज़ करनी है वो इग्नोर हो गई। क्यों? ये सोचने की बात है। हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी खुराक, अच्छी से अच्छी खाने पीने की चीज़ें अरेंज करते हैं। हम अपने हस्बैंड के घर आने से पहले कोशिश करते हैं कि चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हों, खाना भी बना हुआ हो। हस्बैंड आए तो बस चाय जो है वो चूल्हे पे बस रख के 2 सेकंड में पका के रखनी है। मेरी ऐसी भी फ्रेंड्स हैं जिनको पता होता है कि हस्बैंड के आने का ये वाला टाइम है, तो वो पहले से ही सॉस पैन के अंदर पत्ती और पानी डाल के रख देती हैं कि जैसे ही आएंगे हस्बैंड तो उसको ऑन कर देंगे और फ़ौरन दूध डाल के उसको रेडी करके चाय जो है सर्व कर देंगे। ये बड़ी प्यारी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन वही ख़वातीन जो लिटरली दरवाजे पे वेट कर रही होती है कि मेरा हस्बैंड घर आएगा, मेरे बच्चे घर आएंगे, मैं उनको खाना दूंगी, चाय दूंगी, उनकी खिदमतें करूंगी, उनकी खिदमत कौन करता है? उनका ख्याल कौन रखता है? अच्छा, फिर बड़ी दफ़ा ये सुनने को मिलता है कि हस्बैंड्स कंप्लेन करते हैं कि मेरी मिसेज़ मुझे टाइम नहीं देती। और भाई आपकी मिसेज़ आपको स्वात है मिट्टी टाइम देंगी जब उस बेचारी को अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं मिल रहा। सारा दिन वो मशीन की तरह घूम रही होती है। मर्द हज़रात भी, ख़वातीन अक्सर कंप्लेन करती है मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते। भाई एक बंदा अगर सारा दिन मशीन की तरह काम करेगा और रात को 8-9 बजे एंट्री मारेगा तो मुझे बताएं वो बेचारा क्या कर लेगा, कितना को टाइम दे देगा? ना वो बच्चों जोगा, ना वो बीवी जोगा, ना वो अपनी माँ को 2 मिनट टाइम, माँ बाप को टाइम देने जोगा। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, हमें अपने सिस्टम्स को और अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर ऑर्गेनाइज करना है। वही ख़वातीन जो शादी से पहले मंगनी के बाद बड़ी अपनी लुक पे फोकस करती हैं, मैंने बालों में तेल भी लगाना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है कि मैं अच्छी लगूं। वही ख़वातीन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फैमिली का मामला हो जाता है, तो फिर वो अपनी केयर करनी छोड़ देती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक औरत को अच्छा लगना चाहिए किसी और के लिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें अच्छा लगना चाहिए अपनी ज़ात के लिए। ये नहीं कि जाके अब आप किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाके अपने पूरे मुंह की डेंटिंग पेंटिंग करा लें, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है उसकी अपनी कैपेसिटी के अंदर।
हम अपने वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं, पतला लगने के लिए नहीं, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन ये फैट शेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही। किसी का कितना भी साइज है डजंट मैटर, लेकिन हेल्दी साइज हो, यानी कि एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज कौन करे, कौन और कैसे करे? मैं ये बात इसलिए आज कर रही हूँ क्योंकि अक्सर हम शो के अंदर फिटनेस का सेगमेंट करते हैं, एक्सरसाइज का सेगमेंट करते हैं, हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं, लेकिन मुझे अक्सर आप लोग ही मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते हैं कि जोगन आप ही आप कह तो देती हैं कि एक्सरसाइज करें। चले जी, मेरी पूरे घर की, मुझे एक खातून ने अपनी पूरी घर की डेली की रूटीन लिख के भेजी। वो इतना लंबा उसका मैसेज था, कहती मैं सुबह ये है, फिर मेरी 12 साढ़े 12 बजे ये मामलात होते हैं, फिर बच्चे इतने बजे आते हैं, फिर हस्बैंड का ये टाइम है, फिर मेरी सास आ जाती हैं 6 बजे, वो हमारे साथ खाना खा के जाती हैं। तो मुझे बताएं जोगन आपी, रात को जब मैं 12 बजे फारिग होती हूँ घर के कामों से और सुबह मैंने फजर पे जागना होता है, मुझे बताएं मैं वर्जिश कब करूँ? मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। फिर उन्हीं के स्केड्यूल के अंदर मैंने सारी चीज़ें देखी और मैंने वापस मैसेज किया। मैंने कहा बहना, ये वाला काम और ये वाला काम आपके हस्बैंड, आपकी मदर इन लॉ अगर 6 बजे आती हैं तो आप उनसे ये तो पूछ तो सकती हैं ना कि अम्मी या आंटी जो भी आप बुलाते हो कि प्लीज़ आप आधा घंटा बच्चों को देखती है, मैं ज़रा थोड़ी देर वॉक कर रहा हूँ। आपकी सेहत अच्छी होगी, आप एक बेहतर मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड अ बेटर मेंबर ऑफ योर फैमिली बन सकते हैं। हमारी ख़वातीन में अनीमिया की प्रॉब्लम है, फौलाद की कमी। हमारी ख़वातीन में पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, मेल न्यूट्रिशन की वजह से इतनी ख़वातीन की प्रेगनेंसी के दौरान ही या तो कोई खुदा न खास्ता नेगेटिव कोई चीज़ हो जाती है, या बच्चा पैदा करने के बाद डेथ हो जाती है, या इतने मेडिकल मसाइल हो जाते हैं कि फिर उन मेडिकल मसाइल को ही सारी ज़िंदगी ख़वातीन हल करती रहती हैं। बच्चे मेल नरिश पैदा होते हैं क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती। देखें, अगर एक औरत अपनी जिम्मेदारी समझती है अपने पूरे घर को लेके चलना, तो क्या माशरे की जिम्मेदारी नहीं है और घर के अफराद की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उस औरत का भी ख्याल रखे? एक औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, वो किसी फिजिकल तकलीफ से गुजर रही है, किसी प्रॉब्लम में चल रही है, कोई नहीं उसको पूछता। घर में वाहिद शख्स जो बीमार होता है, जिसे कोई नहीं पूछता, वो माँ होती है, जो घर की औरत होती है, जो घर के मामलात देखती है। उसको 103 बुखार भी हो, उसको अगर कावा बनाना है अपने गले को थोड़ा सा सुकून देने के लिए, तो उसने खुद ही खड़े होकर बनाना है। और व्यूअर, सच्ची बात है, मैं ये गिला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रही हूँ। सुख हो, दुख हो, बीमारी हो, मैंने मशीन की तरह ही चलना है। और ये मैं गिला, सच्ची बात है, अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली से नहीं कर रही, इसमें मेरी अपनी भी फॉल्ट है, क्योंकि मैंने एक ऐसी रूटीन और ऐसा सिस्टम बना लिया कि मैं कभी भी ऑफ नहीं लेती। अभी पिछले दिनों कुछ महीने पहले की बात है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो शो लाइव नहीं जा पाया। मेरे हस्बैंड दफ्तर से वापस आ गए कि क्या हुआ, इसने तो आज तक इस तरह छुट्टी नहीं की या वो नहीं किया। तो मैं हंस पड़ी। जब थोड़ा मुझे होश आया, मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, मैंने कहा फैसल, जस्ट बिकॉज मैं मैं पढ़ नहीं जाती और मैं पिटना नहीं डालती, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं काम पे जब गई हूँ तो मैं तकलीफ में नहीं होती। आपको ज़रा सा जुकाम होता है तो आप कहते हैं आज मैं दफ्तर नहीं जा रहा, मेरी तो बस हो गई है। तो मैं तो ऑब्वियसली मैं कहीं पे जॉब करती हूँ, और जहाँ पे बंदा नौकरी करता है दयानतदारी से करता है काम, और एक लाइव शो में मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं नहीं आ रही? लेकिन इंसान हूँ, एक फ़िज़िकल कैपेसिटी है मेरी, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। उसी तरह प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लेडीज़, स्पेशली ख़वातीन से, कि अपना ख्याल रखें। और जो ख़वातीन आपके घरों में हैं, और अगर मर्द हजरात देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, बच्चियाँ यंग लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घर में जो लेडीज़ हैं उनको वैल्यू दें। और स्पेशली जो बंदा आपके पूरे घर का निज़ाम लेके चल रहा है, सोचने की बात है ना, अपनी ज़ात को ज़रा सी तकलीफ होती है तो बंदा काम पे नहीं जाता, बच्चों को स्कूल पे नहीं भेजता, 100 चीज़ें करता है। एक औरत 102 103 बुखार में जो है वो किचन में खड़े होकर हांडी पका रही है। वो भाई कोई और नहीं हांडी बना सकता, कोई और बंदा सफाई नहीं कर सकता, कोई बंदा डस्टिंग नहीं कर सकता, कोई बंदा गेट पे जाके चेक नहीं कर सकता कि कौन आया। लो जी, सैफ तैयबा जो हैं वो हंसी जा रही हैं, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्यों हंसी का फिट पड़ रहा है? वो मैं बताती हूँ, आप पहले मुझे बताएं आपका हाथ कैसा? छोड़ दें आप मुझे, मेरी तो मसले चलते ही रहते हैं। अच्छा, हंस मैं इसलिए रही हूँ कि आप बिल्कुल सही बातें कर रही हो जो मेरे दिल पे लग रही थी जाके। तो क्योंकि आपको पता है घर की भी जिम्मेदारी होती है, बाहर जॉब और ये सारे मामला, तो कहीं ना कहीं अपनी ज़ात मिस हो जाती है।
तो इसीलिए वो आपकी कहीं ना बातें कहीं का अपनी जात कॉन्स्टेंटली मिस होती है। मिस होती है बिल्कुल। अब हमारे बच्चे जरा सी छींक मारते हैं तो हम फौरन ही ना कावे शावे ये वो बाम लगा रहे हैं, और बच्चा ठीक है, जरा सा चुचपुच हो रही है, उसको एलर्जी है, हम खुद मरने वाले हुए होते हैं, मुंह से नहीं फुटते कि तबीयत खराब है। ब्रेस्ट कैंसर देखिए हमारे मुल्क में कितना काम है और कितना आम है, और कितनी ज्यादा खवातीन की डेथ इस वजह से हो जाती है क्योंकि चौथे स्टेज पे या तीसरे स्टेज पे पता चला। क्यों? गिल्टी बनी हुई है, या तो औरत शर्मिंदगी में, या फिर यार क्या किसी को तंग करना। इतनी औरतों ने, इतनी कैंसर सर्वाइवर से जब मैं बात करती हूँ या मुलाकात होती है और मैं कहती हूँ तीसरे स्टेज पे आपका पकड़ा गया, आपको पता नहीं चला, तो अगलों का यही जवाब होता है कि हाय किसी को क्या बताना, तंग नहीं करना किसी को, खुद बंदा मर जाए। ऐसे तो नहीं होता तैयबा जी, इट्स रॉन्ग, होना भी नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन इसमें हमारी अपनी फॉल्ट अपनी है, गलती है, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम भी तो नहीं बोलते ना। आप बताती है अपने बच्चों को कि यार मैं टेंशन में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, या आज मेरे में हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, तुम बना दो, कभी कहा है आपने? सच बोलना है। नहीं नहीं बिल्कुल। क्यों? मेरी तो मदर होती है साथ, उनको अच्छा नहीं लगता मुझे कहना, मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैक्सिमम काम मैं खुद करूँ, इसलिए। बच्चों की क्या एज है? बच्चे, बेटा मेरा माशाल्लाह 13 साल का है, बेटियां छोटी हैं अभी 9 and 10 years। तो 13 साल का बेटा जी सैंडविच नहीं बना सकता? बना सकता, कभी कहा है उसे बनाने के लिए? हमारी अपनी फॉल्ट है। बिल्कुल। आपको पता है वेस्ट में आपने तो देखा है, जी। और मैंने भी देखा है, हम दोनों ने देखा है कि वहां पे अगर एक खातून जो है वो कटिंग शटिंग कर रही है, चीजें भी कर रही है, तो वो बच्चों को कहेगी कि बेटा आप टेबल लगा दो, खाने के बाद एक और बच्चे की जिम्मेदारी होगी प्लेटें धोना। तो अगर माँ ने खाना बनाया भी है तो बाकी सारे काम जो है वो मियाँ, बच्चे, पार्टनर, उनका जो भी मतलब घर में सेटअप है, हर बंदा अपना हिस्सा डालता है। जी। हमारे यहाँ किसी का कोई हिस्सा नहीं है, टोटल जिम्मेदारी घर की औरत की है। सही कह रही हैं। अब आपकी अम्मी ने भी यही आपके सामने सिस्टम किया होगा, अब अम्मी आपके साथ हैं तो अब आप कर रही हैं। तो देखें, हम कोई, मुझे चुभती है ये बात कि हम भी अपने साथ ज्यादती करते हैं, और चलें हम नहीं भी बोलते मुरव्वत में तो कोई घर वाला तो नोटिस करे, कोई तो नोट करे कि हम कितनी एफर्ट करते हैं, और उसके बाद भी हमें ये हमसे गिला ही किया जाता है कि हाय फलां की शादी पे तुमने बस 15 मिनट के लिए मूल दिखाया था। ओ भाई, पहले बच्चों के बैग पैक करने थे, बच्चों की चीज़ें तैयार करनी थी, मियाँ का सुबह का पूरा निज़ाम सेट करना था, फिर हमने आके अटेंड करके फिर वापस जाके बाकी चीज़ें सेट करनी थी कि अगले दिन का सिस्टम ना ख़राब हो। बिल्कुल। तो देर हो सवेर हो कुछ भी हो, हमने तो काम करना है। मैं कहती हूँ कि जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना जुगन, उसको उतनी ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उसी को फेस करना पड़ता है। मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई पॉजिटिव आगे से रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर आप कर रहे हैं तो फिर भी उसमें ना कुछ चीज़ कोई ना कोई निकल आती है। आप कहते हो कि मैंने तो अपना 100% दिया है, लेकिन उसके बाद वहाँ से फिर आप सोचते हो कि इससे बेहतर है कि आप कमले ना ही करो। अच्छा, मैं चले आप लोगों को व्यूअर्स चैलेंज देती हूँ। मैं ये अब खवातीन को चैलेंज नहीं दे रही जो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल होती है। इस वक्त जो भी लोग घर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और शो देख रहे हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ, सिर्फ अपनी ज़ात से ही एक सवाल पूछें। आपकी अम्मी या घर में जो भी खातून हेड है, उनके खाने की फेवरेट चीज़ क्या है? वो क्या शौक से खाती हैं? 90% लोगों को कोई आइडिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो घर की खातून जो है उसको ये ज़रूर पता है कि मेरे मियाँ की फेवरेट चीज़ क्या है, मेरी सास की, मेरे ससुर की, मेरी अम्मी की, मेरे अब्बू की, मेरे बच्चों की, मेरे देवर की, मेरी नंद की, अपनी बहनों की, अपने भाई की, सबका पता होगा उनको। लेकिन उनकी फेवरेट चीज़ क्या है किसी को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि ना कभी किसी ने पूछा और ना ही कभी किसी ने उनकी फेवरेट चीज़ करने की कोशिश की। सो माई पॉइंट इज़, जहाँ हम चाहते हैं कि हमें वैल्यू दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, सारी चीज़ें, तो प्लीज़ जो इंसान सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, जो सबसे ज़्यादा आपके साथ लाड करता है, उस बंदे को भी तो रिगार्ड और रिस्पेक्ट दे। अच्छा चले, आज किचन में क्या बन रहा है? मीठा भी तो हर किसी का फेवरेट ही होता है। आज हम बना रहे हैं कैरामल ब्रेड पुडिंग। ऑसम। और आजकल बड़ी वायरल भी हुई भी है जी बिल्कुल, और बड़ी क्विक और झटपट रेसिपी है, राइट? तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, आपको ऑन एयर ऑन ग्राउंड बनाना सिखाएंगे। सच अ क्विक एंड ब्रिलियंट रेसिपी। कुकिंग टाइम है उसका बेसिकली जी, और वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बट उसका बेसिकली कुकिंग टाइम है। और अवन का भी ऑप्शन आपको समझाएंगे, और अगर चूल्हे पे बनाना है तो वो ऑप्शन भी बताएंगे, क्योंकि आजकल ये बड़ा अब ट्रेंड हो गया कि घरों में वो ऊपर स्टोव
दिया जाता है, नीचे अवन नहीं होता। अवन अगर चाहिए तो लोग अलहदा से उसको खरीदते हैं। ज़ाहिर लोगों ने पैसे बनाने के तरीके बनाए हुए हैं। माइक्रोवेव होता है घरों में, बेक करने वाला अवन नहीं होता। तो अगर बेक करने वाला अवन भी नहीं है तो किस तरीके से आप ये बड़े मज़े की कैरेमल ब्रेड पुडिंग बना सकते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। Welcome back from the break, viewers. शेफ तैयबा हमारे साथ हैं। जी मेरी जान, कैरेमल ब्रेड पुडिंग के लिए मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। डबल रोटी 4 से 6 स्लाइस हम ले रहे हैं, चीनी 1 कप, अंडे 6 अदद, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, दूध 1 कप, मक्खन हस्बे ज़रूरत। और अब सबसे पहले इसका मैं आपको मेथड बता देती हूँ क्या करना है। हमने जो ब्रेड है उसके आप एजेस काटेंगे नहीं, बिल्कुल आपने होल स्लाइस लेना है। उसको आप छोटे छोटे पीसेस करके ब्लेंडर में ऐड करेंगे। उसके साथ हम दूध ऐड करेंगे, चीनी अगर आप हम तो यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नहीं करना चाहते आप हनी ऐड कर सकते हैं, इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। टोटल ऑप्शंस जो हैं, क्योंकि बेस पे जो आपने कैरेमल बनाना है वो तो आपको पता है कि वो तो आपका शुगर वो तो शुगर से ही बनेगा क्योंकि वो कैरेमलाइज शुगर होती है। बल्कि मेरे ख्याल से हम वो पहले शुरू कर देते हैं क्योंकि उसको कैरेमलाइज होने में 2 लम्हे लगते हैं, राइट? वो अभी हम इसको पहले ब्लेंड कर लेते हैं ना, ब्लेंड करेंगे फिर साथ बना लेंगे, कुछ जल्दी बन जाता है, इतना टाइम नहीं इसमें लगेगा। ठीक है, हाँ। तो उसमें जो है और ये बड़ी वायरल है जो आजकल आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना। एक वक्त होता था कि अंडे की पुडिंग होती थी। अंडे की पुडिंग होती थी, तो वो अंडे की पुडिंग जो है वो बड़ी मज़े की भी होती थी, लेकिन एग का फ्लेवर बड़े लोगों को नहीं भी पसंद। तो ये जो है ना थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन है। तो इसमें हम ब्रेड, चीनी और उसके साथ में जो है अंडे, मैं इसमें भी 2 इस्तेमाल कर रही हूँ, अंडे ऐड करेंगे। और साथ में जो है हम इसमें दूध ऐड करेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और अगर आप फ्लेवर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने हम रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं कि हम उसमें ना कस्टर्ड ऐड कर देते हैं, लेकिन आप कस्टर्ड नहीं ऐड करें। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी फ्रेश प्यूरी है, जैसे आपकी मैंगो प्यूरी है, वो थोड़ी सी ऐड कर दें, उससे फ्लेवर आ जाएगा। आड़ू ऐड कर लें। और मतलब सीजनल जो भी हो। अब देखिए ना, फ्रोजन मैंगोज आपको मिल जाते हैं आजकल। काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें मतलब ब्रांड्स हैं जो अब फ्रोजन फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं। आप स्ट्रॉबेरी को भी ब्लेंड करके डाल सकते हैं, बट याद रखिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जब मिल्क में ऐड करते हैं तो फट जाती हैं। बिल्कुल, सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। तो अभी ये है कि इसमें मैंने ये कढ़ाई ली है, इसमें मैं स्टीमर जो है ये मेरे पास ऐसे, इसमें इसको ऐड कर देंगे ताकि वो हमारी स्टीम भी रेडी होनी शुरू हो जाए। और मीनवाइल हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। नीचे आपने पानी रखा है, उसके ऊपर पानी रखा है, उसके ऊपर ये स्टैंड मैंने रख दिया है। स्टीमर है तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि घर में जो एक आम हमारी खातून है वो परेशान ना हो किसी भी चीज़ के लिए, अवन नहीं है या ये नहीं है। तो ये मैंने इसको रख दिया। अब इसमें जो ब्रेड है ये मैं आपके सामने ही इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। ये देखिए, ये इसके सारे एजेस, इसके किनारे जिसको हम कहते हैं, वो इसके साथ ही हैं, क्योंकि इसके ब्लेंड हो जाना है, उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि वो जो अंडे वाली पुडिंग हम खाते थे ना बचपन में, वो मज़े की तो होती थी, बट अंडे का उसमें इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता था। 2 अंडों से एक्चुअली और ब्रेड जो है ना कुछ हद तक उसके फ्लेवर को भी थोड़ा सा बैलेंस पे ले आती है। ये ब्रेड डली गए अंदर जी, और इसके साथ 2 अंडे हैं होल, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। क्योंकि देखिए ना, आपने ब्लेंड करना है इसको ब्लेंडर में, सो इट्स नॉट लाइक इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम तो है नहीं। अच्छा, उसके अंदर फिर हम डालेंगे, इसके साथ हम शुगर ऐड करेंगे। और क्योंकि ब्रेड में भी शुगर है तो आपने शुगर इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी, और हमने कैरेमल भी बनाना है तो इसमें मैं सिर्फ 2 चम्मच चीनी के ऐड कर रही हूँ। दैट्स इट जी, क्योंकि हम कैरेमल भी बनाएंगे ना, उसमें भी है, ब्रेड में भी ऑलरेडी शुगर है, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और ये मेरे पास 1 कप दूध है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अभी थोड़ा हम ऐड करेंगे, ज़रूरत होगी तो और ऐड कर लेंगे। और ये वनीला एसेंस डाल दी। ये मैं अब आपको
बेसिकली ब्लेंड कर देती हूँ, आप अपना कैरमल स्टार्ट कर दें, क्योंकि व्यूअर्स लिटरली अगर घर में मेहमान आ जाए और एकदम से आप टेंशन में हो तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ जी, ये अब इसके अंदर मजीद आपने मिल्क ऐड करना है या इज इट ओके? एक मिनट, ये देखें जी तैयबा जी, हाँ जी, नहीं ऐड होगा, ऐड होगा जी बस। ठीक है ना। तो वही वाली चीज़ है कि आपने कंसिस्टेंसी देखनी है अपने हिसाब से और आप उसको साथ साथ और ये देखिए आपका ये मतलब इट इज़ सच एन ईजी रेसिपी, इट इज़ सच एन ईजी रेसिपी कि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपने इस तरह की डिज़र्ट बनानी है, कोई भी चीज़ बनाना है, अच्छा आप एक और ऑप्शन भी कर सकते हैं, आपने पैन डायरेक्ट चूल्हे पे रख के कैरमल बना ली। बिल्कुल, लोग ये भी करते हैं कि आपने वो होता ही है कि अगर सेपरेट चीज़ में बना के उसमें पोर करें तो पैन जो है वो थोड़ा अगर ठंडा हो, कूल्ड हो, तो वो कैरमल जल्दी उसके ऊपर सेट हो जाती है। इसका एक ऑप्शन ये भी है कि ये हम बेटा ये फ्रीज़र में रख दो, ये हमने फ्रीज़र में रख दिया, जैसे ही आपका कैरमल बना आपने उस पर पोर किया जी, वो जल्दी सेट हो जाता है। अब ये मिक्सचर जो है इसको हम स्टेन कर लेंगे। अच्छा जी, इससे जो भी कोई लम्प्स होंगे, होते हैं, चीनी अगर मिक्स नहीं हुई या व्हाटएवर तो वो हो जाता है और आपकी उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी स्मूथ हो जाती है। अच्छा चीनी में भी आपने चीनी डाली है और आपने मतलब उसको मेल्ट होने देना है, आपने ये नहीं करना कि पानी डालना है। जब आप पानी डालते हैं ना तो फिर वो सेट नहीं होता कैरमल नीचे, और इसको ये करने से जो थोड़ी बहुत भी उसके अंदर लम्प्स होते हैं ना वो सेटल होके नीचे निकल आते हैं। पुडिंग जो है ना बहुत स्मूथ और उसका फाइन सा एक टेक्सचर आता है। आजकल असल में पैनाकोटा बड़ा इन है जी, आजकल इस किस्म की चीज़ें बड़ी इन है, तो जब आप इस किस्म की चीज़ों की क्रीमी टेक्सचर की बात करते हैं, अब देखें ना कहने को तो आपने अच्छा सा ब्लेंडर यूज़ किया, लेकिन ये देखें अब आप इसको जब सीव से गुजारेंगे, पतली उससे छन्नी से गुजारेंगे तो वो आपको बेहतर रिजल्ट्स देगा। सो अल्टीमेटली व्यूअर्स ये थोड़े छोटे छोटे नखरे होते हैं, छोटी छोटी वो चीज़ें होती हैं जो आपकी चीज़ों को बहुत बेहतर कर देती हैं। ये मैं ये यूज़ कर लूँ इसके लिए? हाँ जी, अब मुझे बेटा वो भी दे दे वापस हमारा ठंडा, क्योंकि जैसे ही इसने मेल्ट होना है आपने इसको डाल देना है। जब आपने कैरमल को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हम इसमें बटर ऐड कर रहे हैं, सही हो गया, और ये अब हमने डाल देना पैन में। जी बिल्कुल, मोल्ड के अंदर हम डाल देंगे, जो मोल्ड है ना ये इसमें, ये हमने बस एक दफ़ा इसको अच्छे से बटर को मिक्स कर दिया, थोड़ा सा हमने इसको ब्राउन कर, ये देखिए ये बड़ा खूबसूरत सा इसका एक गोल्डन सा कलर आ गया। बताइएगा कब? जी बिल्कुल, डाल दूं? हाँ जी, ये एंड देयर यू गो, राइट। ये अब आपने 2 लम्हे के लिए इसको छोड़ना है कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा कूल डाला था, ये लिटरली इसके अंदर से जैसे ही स्टीम मतलब आप सोचे कि थोड़ा सा इसने सॉलिडिफाई हो जाना है, आपने उसके अंदर वो डाल देना है अपना, ये देखें ना जी, ठंडे के साथ का फायदा क्या होता है कि वो ऑलरेडी कुछ उसके अंदर सेट सा हो गया। तो कैरमल जो है जैसे ही सेट हुआ, इसका एक और ऑप्शन ये पुट इट इन द फ्रीजर, बिल्कुल लिटरली फॉर 2 सेकेंड्स, बल्कि मैं बातों के दौरान ही 2 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़र में साइड से पकड़ के डालेंगे। याद रखिएगा कैरमल गर्म होता है। अच्छा एक बात बताएं तैयबा जी, अक्सर जब हम ये बनाते हैं इसका प्रॉब्लम एक होता है, और वो प्रॉब्लम ये होता है कि हम वो चिपक जाते हैं हमारे बिल्कुल भांडे बर्तनों को, तो उसको उतारने का क्या तरीका है? उसका उतारने का तरीका ये है कि देखें जिस तरह अभी मैंने आपके सामने बटर ऐड किया है, तो बटर से ये होता है कि ये चिपकेगा नहीं नीचे, और बटर उस वक्त आपने डालना है जो कलर आपको चाहिए, जो आपको फाइन कलर उसका चाहिए, उस टाइम पे आपने उसको बटर को ऐड करना है, और वो मतलब मज़ीद जो उसका कलर चेंजिंग का प्रोसेस होता है ना वो रुक जाएगा, और उसको आप जिसमें भी ऐड करना है फिर ऐड कर दें, ठीक है। बट नहीं, मैं वो कह रही हूँ वो जो हमारे भांडे बर्तनों को जैसे चम्मच को कभी चिपक जाता है फिर उतरता ही नहीं है, तो उसके लिए आप बस जस्ट गर्म पानी में उसको ऐड कर दें, वो उतर जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, लेकिन फ़ौरन उसी टाइम पे जब आपने यूज़ किया है, अगर वो स्टिक हो जाता है ना उसके साथ, हाँ, तो फिर प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ये कि ये अब जैसे हमने अभी छोड़ा था ना इसको निकाल के, उसी टाइम आप उसको ऐड कर दें, तो ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाटर डाल दें तो वो। और स्टीमर बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, इसको हम डबल बॉयलर भी कहते हैं। बिल्कुल, जब आपने फॉर एग्जांपल चॉकलेट वगैरह मेल्ट करनी है, अब यही अगर आपने बनाना हो, इसके ऊपर डबल बॉयलर पे आपने चॉकलेट मेल्ट की, इस मिक्सचर के अंदर उसी चॉकलेट को आपने
जी, थोड़ा सा फेंट लिया फेंट लिया, और फिर आपने उसको कर दिया। उसमें ऐड कर दें, स्टीमर में रखें और वो फौरन मेल्ट हो जाएगी और आप एग्जैक्टली स्पैचुला की अब मदद जैसे से कि हमने mix कर लें। फ्रीज़र में डाला था उसको, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि फ्रीज़र में डाला, अब ये देखें वो आपका ये पक्का हो गया। बिल्कुल। अब आप इसको अगर पोर करेंगे, ये देखें ना कितना इसकी कंसिस्टेंसी पक्की थी। अब आपने इसको ये कर दिया, अब इसी के अंदर डाल दें जी, अब इसी में ऐड करना। ये। हाँ जी, एक चीज़ आराम से डालिएगा क्योंकि वो वरना से ना नीचे से उसका ऊपर आ जाता है सारा। पहले जो सेट हुए हैं वो भी देते हैं। हाँ, फ्रिज में रखे हुए थे मैंने, क्योंकि इसको ना हम रूम टेम्परेचर पे जो है वो 30 to 35 मिनट्स रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे, तो ये सेट होने में टाइम लगता है। दिखाएं मुझे। अच्छा, इसको ऐसे डाल के अपने फ्रिज में अब डाल जी, देना, बिल्कुल। राइट? चलिए, ये मैं करके लेके आई थी आज। ये हम अब फ्रिज में इसको नहीं, इसको भी हम स्टीमर में रखेंगे। स्टीमर में डालेंगे। ठीक है, तो ये मैं हमने, रखती हूँ। मैं कर देती हूँ आपकी तई बाजी, मैं बड़ी हो गई हूँ अब। ये देखिए, ये हमने ऐसे करके ध्यान से इसको ऐसे डाल दिया अंदर, ठीक है, और इसको हमने कवर कर दिया। अब ये कितनी देर कुक होगा तई बाजी? ये हमने करना है 30 to 35 मिनट्स, बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। ठीक ये है। हम मैक्सिमम एक टाइम बता देते हैं ताकि जो है ना वो, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। और इसको भी आपने जब निकालना है ना, जी। तो हल्का सा आप इसको नाइफ से साइडों से वो बिल्कुल। कर सकते हैं। जी। लेकिन जैसे कि ये एक रैमेकिन तैयार है, ये आप एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन 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 इसमें कर लेते हैं। हाँ जी, किसमें? इसमें। इसी के अंदर सेंटर एक में, साइड पे रख के ना। एक साइड पे रख के ना, दोनों को ही या एक को ही करके नहीं, ना? एक को करके देख लें, अगर सेट है तो फिर दूसरा भी चेक कर लेंगे। ये देखिए, कर रहा, नाइफ से कर लेते हैं। मुझे ज़रा नाइफ दे ना, मैं वो करके दिखाऊं हमारे व्यूअर्स को। बिकॉज बात ये है कि अल्टीमेटली मक्खन की छुरी के साथ अगर आप ये करते हैं ना, टेक्निकली तो वो उतरा हुआ है। अब देखते हैं वो करता क्या है मासूम बेचारा। ये ओ भाई, आ भी जा, नाराज हो गया। तू नाराज ही हो गया। इसको ना मैं बताती हूँ क्या करना है। ये ना एक पासों अगर, ये देखिए, ये मैंने आपको दिखानी थी चीज़। और ये आपकी कैरमल पुडिंग जो है तैयार हो गई है, जो पहले ज़मानों में बड़ा कोई शौक से लोग भाग भाग के जाते थे ट्राई बिल्कुल, करने खाने के के लिए। मतलब शादियाँ होती थी तो सबसे पहले लोगों को यही इंटरेस्ट होता था कि हाय ब्रेड पुडिंग बनेगी, बड़े मज़े की होती है। तो आपने बेसिकली साइडों को थोड़ा सा लूसन कर देना है, ठीक है। बड़े वाले जब डिशेस में बनाते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि आपने किसी डिश के अंदर उसको टर्न अराउंड कर दिया तो हो गया। अच्छा, थोड़ी देर आपने अगर उस तरह कर लिया तो फिर आपने इसको कवर कर दिया, फॉइल पेपर लगाया, फॉइल पेपर लगा दिया और आपने उसको फिर इस तरह से कुक होने देना। विद इन आपने कितनी देर कही है, कितनी देर में ये 30 मिनट्स हम मैक्सिमम बताते हैं, लेकिन बीच में ये जिस तरह मेरे पास बैम्बू स्क्रीवर्स नहीं थे तो मैंने ये टूथपिक है, इससे मैं चेक करूँगी और अगर उसका बैटर जो है वो कुकड है तो इसके साथ नहीं चिपकेगा, अगर कच्चा होगा तो इसके साथ लग जाएगा। तो वही चीज़ है ना कि कोई भी चीज़ अगर आपने बनानी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू मेक, उसको आप अगर प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ चीज़ों को कुक करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब डिफरेंट कलर के रैमेकिन्स होते हैं। एक चीज़ अगर आप सोचें तो देखिए कितनी एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर बच्चे आपके सुबह नाश्ते के लिए तंग करते हैं, इसमें ब्रेड भी है, इसमें अंडा भी है, इसमें दूध भी है, तो ये ब्रेकफास्ट का भी एक ऑप्शन बन सकता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है जी। आप समझ रही हैं? नाश्ते में हम कहते हैं कि बच्चे को डबल रोटी खिला दो, को दूध पिला दो, तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। और शुगर भी इतनी रीजनेबल अमाउंट की डाली है कि 1 चम्मच दूध तो बच्चे दूध में पी लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ब्रेड में भी चीनी है ना, तो इसलिए फिर वो बहुत ज़्यादा जो डिज़र्ट मीठा भी हो जाए ना तो वो भी नहीं अच्छा लगता। सो अगर बच्चे फॉर एग्जांपल सुबह तंग भी करते तो एक आपने इस तरह करके खिला दिया तो एक अंडा तो चला गया ना, अंडा भी चला गया, मिल्क भी चला गया, ब्रेड भी चला गया, वनीला एसेंस। और फ्लेवर्ड अगर खाते हैं तो फ्लेवर्ड, आई एम जस्ट सेइंग, खिलाना ही पिलानी है चीज़ें हमने बच्चों को। जी, बिल्कुल। अब जैसे भी करें। खैर, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। आज हम आईटी के बारे में बात करेंगे। अच्छा। बाय द वे बड़ी टेंशनें हुई हैं सबको, शेफ्स को भी, एंकर्स को भी, कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट हो गई हैं कि हमारे जैसे लोग तो ये सोचते हैं ना कि क्या कल को हमारे पास जॉब होगी कि भी के नहीं। हमसे बेहतर बोलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोग क्रिएट किए जा रहे हैं, और अगर उन लोगों के वजह से
मुझे लगता है ऑन स्क्रीन के लोगों का शायद काम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और मैं इवन देख रही थी कि रोबोट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक कढ़ाइयाँ हैं और वो हिला रहे हैं उनको, मैंने कहा हम कहाँ जाए। तो वही तो, आपको अपनी पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है। तो चलिए, हमें अपनी कितनी टेंशन लेनी चाहिए ये जानेंगे हम एक IT एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया, अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में और स्पेसिफिकली AI के बारे में, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। AI का वर्ड इतना कॉमनली आजकल यूज़ हो रहा है, आखिर हम उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ करते हैं कि नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे साथ है राबिया वक़ार, आप IT एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राबिया, सबसे पहले तो ये बताओ कि IT की फील्ड की तरफ पर्सनली रुझान कैसे हुआ? अच्छा, सो इसमें मेरा स्टार्ट से ही टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे अच्छा लगता था टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करना, उनको यूज़ करना। सो एक स्टार्ट से ही फ्रॉम माय चाइल्डहुड मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, कंप्यूटर में, मशीन्स में, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेटेस्ट उनको जानना। सो दिस इज़ माई इंटरेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो शुरू फिर कैसी हुई आपकी IT की जर्नी, कैसे शुरू हुई? IT की जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि पहले तो साइंस में मैंने किया सब कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे था कि उस टाइम क्या ज़्यादा देर की बात नहीं है, तो कि बहुत ज़्यादा साइंसेस का स्कोप है आगे जाके। अच्छा, मैंने ख़ुद को कभी लिमिटाइज़ नहीं किया। मुझे था कि आगे फ्यूचर में जिस चीज़ का स्कोप है, जिस चीज़ में मैं ज़्यादा सीख सकती हूँ और आगे जा सकती हूँ, जो कि मैं सबको आजकल कहती भी हूँ, हमेशा वही चीज़ पिक करें जिसमें आगे भी स्कोप है और स्पेसिफ़िकली आपका जिसमें इंटरेस्ट है। सो इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में शुरू से, मशीन लर्निंग में। सो इसको फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया और फिर अपनी डिग्री भी IT में की। अच्छा, ये बताइए कि एक दुनिया के पर्सपेक्टिव और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में IT का स्कोप कितना है? क्योंकि होता ही है कि हर बार कोई ना कोई चीज़ ट्रेंड में आई हुई होती है तो उसके पीछे सारे भागते हैं। अबाउट 10-15 ईयर्स अगो हर कोई IT के पीछे भाग रहा था, IT। फिर एकदम से आया कि भाई मीडिया की तरफ हर कोई भाग रहा है कि भाई हमने मीडिया में आना है, हमने मैस कॉम पढ़ना है। हर दूसरा बच्चा जो है मैस कॉम में मेजर कर रहा है। अच्छा, अब फिर एकदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, लाइक anything related to that and more so the world wide web, उस पर इंटरेस्ट हो गया। तो स्कोप कितना है आजकल की दुनिया में IT? यू आर वेरी राइट। टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इनकी तरफ ट्रेंड्स आते रहते हैं और टाइम टू टाइम ये टेक्नोलॉजीज़ शिफ्ट भी होती रहती हैं। बट द थिंग इज़, मैं जैसे कि कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, इसका जो यूजेज है वो अच्छा या बुरा होता है। तो हमें इसका एग्जैक्ट यूजेज नहीं पता अभी भी बहुत सारे लोगों को। अब जैसे कि AI की बहुत ज़्यादा आजकल हाइप हो गई है, जबकि 1940s 1950s से ही AI जो है वो था। बट आजकल क्योंकि AI का बेसिक मकसद क्या है? AI का बेसिक मकसद ये है कि वो हमारी मशीन्स को एक्सपर्ट करे, उनके अंदर एक आर्टिफिशियल दिमाग वो इंस्टॉल कर दे, ताकि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके, डिसीजंस ले सके और आगे काम कर सके। अब AI बनाने वाले भी इंसान ही हैं, और तो यानी कि इंसान ही अपनी नॉलेज, अपनी जो भी वर्सिटिलिटी है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। या और इवन दो इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जो इंटेलिजेंस एक आर्टिफिशियल चीज़ के अंदर है वो प्रोवाइड तो इंसान ने ही की है, राइट? यू आर राइट। ओके, सो अगर कोई इंसान IT की फील्ड में आगे जाना चाहता है तो शुरू कहाँ से करे? आप समझ रहे हो कि जैसे अगर पेरेंट्स अभी देख रहे हैं और वो इंटरेस्टेड है कि हमारा बच्चा भी IT की तरफ जाए, या बच्चा खुद तो उसकी कहाँ से शुरू होती है? लाइक क्या आप ये मैट्रिक लेवल पे ही करते हैं? किस किस स्टेज पे ये मामला शुरू होता है? अच्छा, बेसिकली बच्चों को अपना इंटरेस्ट जो है वो बहुत इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है कि आइदर उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है, मीडिया में है, या मेडिकल फील्ड में है, तो वो आगे उसको ही परस्यू करते हैं। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं। सो द थिंग इज़, अब जैसे कि आप कह रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले इंसान हैं, वेल मैं ये बता दूँ सबको कि अभी तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसान बना रहे हैं, विच इज़ गुड इनफ। बट इन कमिंग ईयर्स
AI will gonna create AI, जो कि एक बहुत ज़्यादा रेड सिग्नल है कि ह्यूमन रिप्लेसमेंट का। जब मशीन ही दूसरी मशीन बनाएगी सो अल्टीमेटली जो है ह्यूमन रिप्लेस होंगे तो फिर इंसान की जगह फिर तो इंसान की कहीं पे भी जरूरत नहीं रहेगी। वैसे मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही अगर मशीन हर चीज़ बनाएगी फिर वो इंसान भी बनाने शुरू कर देगी, बच्चे भी पैदा करने, तो फिर जब इंसान की ज़रूरत ही नहीं रहेगी तो फिर क्या मशीनों के ही फिर आगे मुझे समझ नहीं आती ना। ये चीज़ एक स्केरी तो है कॉन्सेप्ट। एक वक्त था जहाँ पे मशीनें ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी लेकिन डॉक्टर उसे इस्तेमाल करते थे। अब डॉक्टर्स मशीन्स के थ्रू, जिनको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी कहते हैं और रोबोटिक सर्जरीज भी कहते हैं, ये सारी की सारी जो है वो मशीनों के थ्रू हो रही हैं और वो एक डॉक्टर करता है। इवेंचुअली क्या एक मशीन ही फिर सर्जरीज करेगी तो फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या रहेगी? अगर एक स्क्रीन पे, अब जिस तरह AI के थ्रू आप देखें कि आजकल ये बड़ी एक मतलब मीम्स और इस तरह की रील्स वगैरह आनी शुरू हो गई हैं जिसमें जो बंदा बोल रहा है और सारा कुछ कर रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ एक इंसान है, वो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो फिर फिल्मों का क्या होगा, ड्रामों का क्या होगा, मॉडलिंग का क्या होगा? मैं वैसे कह रही हूँ कि इतनी फील्ड है, इनका क्या होगा? यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दिस जगन कि अब AI का दौर लोग कहते हैं अभी आएगा, एक्चुअली आ गया हुआ है। कितने मैं देख रही हूँ अब जिस तरह की इवन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के जो बनाते हैं स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, उनके आप प्रोजेक्ट्स देखें वो AI के थ्रू कितने पॉडकास्ट जनरेट कर रहे हैं, कितने फोटोशूट्स हो रहे हैं। अगर आप देखें तो एक फ़ोटोशूट में प्रॉपर सेट में कितना एक्सपेंस होता है, देन यू नीड टू हायर अ मॉडल, उसके एक्सपेंस अलग होते हैं, फोटोग्राफर एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अब क्या हो रहा है, जस्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। भाई मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी जैसे एक स्किन केयर है केयर की एक ऑर्गेनिक ब्रांड है। पहले होता था कि हमें प्रॉपर एक सेटअप बना के फिर उसमें प्रोडक्ट रख के तस्वीर उसकी खींचनी होती थी। अब हम अपने प्रोडक्ट की सिर्फ तस्वीर ले लेते हैं, सिर्फ उस प्रोडक्ट की तस्वीर प्लेन बैकग्राउंड पे, और फिर उस प्रोडक्ट को हम वेरियस डिफरेंट बैकग्राउंड्स पे सेट कर देते हैं और पूरी की पूरी उसकी लुक जो है वो एनहांस हो जाती है। बिकॉज वी हैव नाउ वेरियस ट्रांजिशंस। पहले अगर आपने एलोवेरा रखना है, मतलब एलोवेरा की कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपने एलोवेरा का पौधा रखा, साथ में अपना प्रोडक्ट रखा, कोई डेकोर शेकोर किया। अब आपने सिर्फ फोटो जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर जी, बिकॉज AI की वजह से इतनी ट्रांजिशंस, इतनी हमारे पास ऑप्शंस आ गई हुई हैं कि हमें और चीज़ से चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जिस तरह का कहा कि प्लेन बैकग्राउंड में आपने प्रोडक्ट देख ली, मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो गई, मॉडल भी आ जाएगी जो कि और रोबोट होगी जो कि दिखेगी नहीं, कि वो उसमें इतनी क्लैरिटी होगी, इतनी वो मतलब एक्सपर्ट से वो क्रिएट की गई होगी कि आपको वो बिल्कुल इसमें डिफ्रेंशिएट करना इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर द नेकेड आई, कि ये वाकई में एक लड़की है या ये एक रोबोट है। इस तरह की हमारे पास ट्रांजिशंस जो है। लाइक आई सेड, मैं उस दिन एक रील देख रही थी तो मैंने किसी को फॉरवर्ड किया, मैंने कहा यार ये बंदा कौन है, बड़ा अच्छा बोलता है। आगे से मेरी दोस्त का वॉइस नोट में पहला कोई 10 सेकंड तो सिर्फ हंसी थे। कहते हो क्रैक गौर से तो देख। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है तू देख तो। मैंने कहा क्या कह रही हो तुम? कहती है जुगन इट इज नॉट अ पर्सन, ये AI है। मैं कहा ना कर। मैंने गौर से देखा, मैंने कहा इट वाज, यस इट इज एग्जैक्टली। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक किसी ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया हुआ है और उनकी सारी जो रील्स है वो AI एक्टर्स की वो बना रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ, और आप जब देखो तो वो लगता है कि वो रियली वाकई में उन्होंने ही किया है। लेकिन ये डेंजरस नहीं है राबे? यस, मुझे इसलिए खौफ आता है क्योंकि देखिए एक वक्त था, आपको याद होगा कि लोगों की ऐसी वैसी तौबा सख्वार अजीबोगरीब वीडियोस आ जाती थी जिनकी वजह से वो बड़े बुरी रीज़न से वायरल हो जाते थे और पूरे करियर्स बर्बाद हो जाते थे कि भाई मुख्तसर कपड़े या कोई ऐसी वैसी फहाश चीज़। अब यानी कि अगर किसी का कुछ भी दिल चाहता है वो मेरा मुंह लगा के उस तरह की चीज़ बना दे तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यू आर राइट, बिकॉज किस को बंदा जाके बताए कि ये मैं नहीं थी, ये किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है। ये इलीगल है, आप किसी की कंसेंट के बगैर इलीगल तो है ना जान, लेकिन एक दफा चीज निकल गई और वायरल हो गई उसके बाद आप उसको कितना को खींचेंगे। इट इज डेंजरस। जो शुरू में बेइज्जती हो जब, जैसे कि मैंने अपनी एक दोस्त को कहा, मैंने कहा जान थोड़ी सी बात वायरल हुई थी लेकिन बैठ गई। कहती है इंडस्ट्री के तो हर बंदे को पता चल गया ना, मैं तो जलील हो गई।
ये अभी भी कंसेंट शो कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो ये कंसेंट शो कर रही हैं कि हमारी परमिशन के बगैर ये सब चीज़ें हो रही हैं, कि आगे जाके क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट, यू नो। सो द थिंग इज़ कि इसको भी प्रोसेस में लाया जा रहा है, ये भी आगे कुछ इसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा कि किसी के कंसेंट के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर उनका फेस यूज़ ना की जाए, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी वॉइस यूज़ ना की जाए। सो दिस विल बी। आपके और क्या कंसर्न्स हैं? देखिए, बीइंग इन द आईटी फील्ड, आप ही बता सकते हो कि आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कंसर्न्स क्या है? कौन सी चीज़ें हैं जो लैकिंग है और कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को मुहतात होना चाहिए? जैसे सोशल मीडिया पे देखो कितने स्कैम्स चल रहे हैं, लोगों ने प्रॉपर शॉप्स बनाई हुई हैं। एग्जैक्टली। लोग महंगी चीज़ें लेते हैं या अपनी ज़रूरत समझ के चीज़ लेते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, या वो पहुंचता ही नहीं है या पहुंचता है। पिछले दिनों मैंने एक चीज़ व्यूअर्स ऑर्डर की, बहुत से लोगों ने उसको ऑर्डर किया, आपके पास जब डब्बा है, जब डब्बा खोला उसमें कुछ भी नहीं था। अब बॉक्स आ गया, आपने रिसीव कर लिया, आपने साइन कर दिया, राइट, राइडर चला गया आपको दे के चीज़, डिलीवरी वाला बंदा अंदर से खोला। लोग तो इतने एक्सपर्ट हो गए। ऐसे ही है, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ कितनी दफ़ा हो जाता है कि मैं कुछ करवाती ऑर्डर कुछ और आगे से मुझे कुछ और मिलता है। खैर ये तो उनका वो है कि अब उनसे ट्रस्ट अब बढ़ी नहीं रही हैं चीज़ें, लेकिन जैसे कि टाइम गुजरता रहता है आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि नहीं, अच्छा ये ट्रस्टवर्दी ब्रांड नहीं है, ये ट्रस्टवर्दी है। आप बाद में मोहतात रहते हो उसको करने में। सो एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है। या 15,000 या 3,000 का भी नुकसान हो गया, वो तो हो गया ना। दैट्स वाई मेरी जो मदर है वो मुझे स्पेसिफिकली कहती हैं ऑनलाइन शॉपिंग मत करें, जो आप फिजिकल शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा कुछ ना कुछ आपके साथ सब ब्लंट हो जाता है। लेकिन आप तो खुद इस फील्ड से रिलेटेड हो, Yes. आपको भी So, नहीं पता चलता। यस, इसमें ये चीज़ें हैं। ओबियसली देखिए, इस फील्ड से होना या ना होना, व्हेन इट कम्स टू द शॉपिंग ऑनलाइन तो हो जाता है कि हमें इसका ये मैं इसमें बताऊंगी कि क्या चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। अच्छा बताएं। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट मतलब कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हो, क्या उसका ब्रांड ट्रस्टवर्दी है। कुछ लोग होते हैं वो फौरन से अच्छी चीज़ लगी, चलो जल्दी से बाय कर लिया, और लोग ने ना अपना ऑनलाइन अकाउंट दिया होता है किसी भी ब्रांड का। अब होता ही है कि फोन नंबर दिया हुआ है और कहा है कि जी इस अकाउंट पे आप भेज दे, वो तो कोई भी बंदा खोल सकता है किसी भी ब्रांड का। अगर आपके पास इस किस्म के जो इजी तरीके से आप पैसे भेज सकते हैं, प्रॉपर बैंक के साथ कोई कनेक्टेड चीज़ हो, जैसे कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। यस ऑफ कोर्स ये मैटर करती हैं। आपको किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो अब तो रिव्यूज भी लोग नकली लगा देते, इतनी डेंजरस हो गई है। कितने ज़्यादा स्कैम्स हो चुके हैं। मैं आप कितनी दफ़ा मुझे मैसेजेस आ जाते हैं, कभी ऑनलाइन बेचारे कोई जॉब सर्च करते हैं, उसमें रिव्यूज़ देते हैं, यू कैन अर्न $1,000 $1,000 अ डे, और रिव्यूज़ जब चेक करते हैं देखें उसमें ये आ रहे होते हैं, हाँ हमने भी इसी वेबसाइट के थ्रू इतना अर्न कर लिया। वो बेचारे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनसे कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, वो कर देते हैं, बाद में उनके साथ स्कैम हो जाता है। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग। और इसमें मैं कहूँगी कहीं ना कहीं हमारी जो IT एजुकेशन है वो लैक कर रही है। यहाँ पे उस तरह की IT एजुकेशन नहीं है जो कि प्रोवाइड करनी चाहिए, जिस तरह से स्टूडेंट्स अवेयर हो सकें और उस तरह की अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकें। सो IT एजुकेशन पे अभी भी कहीं ना कहीं हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लैक कर रही हैं। दिस इज़ आवर मेन फोकस कि हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए फॉर आवर फ्यूचर। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप कहीं पे फंसते हैं, IT से रिलेटेड कोई आपके साथ ऐसी वैसी चीज़ होती है, तो आप FIA से फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं, राइट। FIA आप लोगों के लिए ये साइबर स्कैम्स और ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए आप लोगों के अवेलेबल है और हाजिर है। और हमारे शो पे FIA के रिप्रेजेंटेटिव भी बड़ी दफ़ा आ चुके हैं, बल्कि हम उनसे खुद रिक्वेस्ट करके उनको बुलाते रहें कि कैसे आप चेक करें कि आपके साथ स्कैम हुआ है। अगर आपके पास स्कैम हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। कितनी दफ़ा लोग मैसेज कर देते हैं कि जी मतलब आपको सोशल मीडिया पे अब देखिए, अगर हम बात करते हैं IT की, तो सोशल मीडिया के ज़ुमरे की चीज़ है। यस, राइट के रॉन्ग? यस, राइट। ऑब्वियसली सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आजकल, और सोशल मीडिया के थ्रू आप देखिए कितने मेजर स्कैम्स चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा यंग लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बच्चों के थ्रू उनके घर के एड्रेसेस, उनकी सारी चीज़ें पता करके दरवाजे तक पहुंच। जुगन द मोस्ट थिंग कि कुछ लोग जिनके साथ स्कैम हो भी जाता है वो बड़े मज़े से पब्लिकली बता रहे होते हैं, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया होता। तो मेरा ये बहुत रिक्वेस्ट है सबसे कि आप एटलीस्ट एक्शन लें, उनको वायरल करें, और जिस तरह कि अभी आपने बताया FPI में उसकी रिपोर्ट करें। साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर दीज कंसर्न्स। लेकिन देखो, IT का एक गलत इस्तेमाल ये भी है। IT के अंदर आ गया सोशल मीडिया के थ्रू व्यूअर्स जहाँ पे कॉल आउट हो रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग जो गलत काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग भी कॉल आउट हो रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया,
जिनको लोगों ने मतलब जो लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं लोगों की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, सोशल मीडिया को ऐसे लोग भी यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी एक इंसान के बारे में कहा कि भाई ये बंदा या ये औरत जो है ये ठीक नहीं है, और एक मुहिम शुरू कर दी ऐसे बंदे के खिलाफ। किसी ने गलत किया, उसका कॉल आउट तो करना बनता है राबिया, लेकिन अगर किसी ने, आपने पूरी तशखीस नहीं की, आपको कुछ नहीं पता। देखिए जुगन काजिम की एक फॉलोइंग है, जुगन कहती है राबिया बंदी ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ी चोर है, आपने इसको ट्रस्ट नहीं करना। मैंने कह दी ये बात। अगर मेरे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उन 1 मिलियन में से 50 लोगों ने भी इस बात पे यकीन कर लिया, तो आपकी तो रेपुटेशन गई ना, इमेज खराब हो जाती है। व्हेन देयर इज, जो बंदा ऐसा है ही नहीं उसके बारे में सब बोलना भी ऑब्वियसली इमेज स्ट्राइक होती है। सो याद रखें कि जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि किसी को कॉल आउट करें या किसी ने आपके साथ स्कैम किया, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप गलत स्कैंडल्स जान के किसी को खराब करने के लिए कर रहे हैं क्रिएट, तो याद रखिएगा उस पर भी बड़ी बुरी पकड़ है और आपको जेल भी हो सकती है। एग्जैक्टली। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आईटी की फील्ड के थ्रू, आईटी की एजुकेशन के थ्रू क्या क्या काम के एवेन्यूज निकल सकते हैं, हम ये आपसे जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। राबिया वक्कार हमारे साथ है, आईटी एक्सपर्ट है। एक तो हमने थोड़ी सी आपको हेड्स अप दिया कि क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। डूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहूँगी राबिया कि अगर कोई इंसान आईटी पढ़ना चाहता है, यंग एज पे नहीं समझ आ रही क्या करना, घर वालों ने पुश किया या खुद सोचा कि मैं आईटी पढ़ लूँ, आईटी की ही फील्ड से पढ़ने से क्या क्या काम किए जा सकते हैं, क्या एवेन्यूज निकल सकते हैं, ये ज़रा गाइड करो। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले जो बच्चे आईटी पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते वक्त उनको बिल्कुल पता नहीं चलता, उनका पूरा फोकस डिग्री पे होता है। दे डोंट नो कि आगे इसके क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और आईटी में कौन सा कैरियर ये परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, उनमें अच्छे CGPA ले लिए, बट दे डोंट नो, क्योंकि एक डिग्री करना, उसको लर्न करना और प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ इट। अब जिस तरह कि मैं आगे बताऊं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आ जाता है हमारे पास इसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे इसके अलावा फील्ड्स आ जाती हैं डेवलपर्स की, फिर आ जाती हैं इसमें फील्ड और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की, जैसे कि डाटा इंजीनियरिंग हो गया, राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, ये सारी डेवलपमेंट हार्डवेयर इंजीनियर्स हो जाएंगे। सो देयर आर सेवरल फील्ड्स। अब बहुत सारे लोग हैं, स्पेसिफिकली ज़्यादातर जो हैं वो फीमेल्स को ये लगता है कि नो, दिस इज़ अ थिंग ऑफ मोर टू मेन टू डू, यू नो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें सिर्फ लड़के ही इस फील्ड्स में एंटर हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप एक चीज़ में आते हो देन यू गेट टू नो कि नहीं, इसमें तो और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसकी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें हम लोग एनरोल कर सकते हैं। अब जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट में वैसे ही लड़कियां बहुत अच्छी हैं, तो टेक्निकल वे में प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हाइप्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन एक मसला है, ज़्यादातर जो लोग आईटी की फील्ड से वाबस्ता होते हैं, जिस तरह राबिया जब हम ढूंढ रहे थे कि किसी को बुलाया आईटी पे बात करने के लिए, 90% बोल नहीं पाते। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इतनी कमज़ोर होती हैं आईटी वाले लोगों की? और अक्सर कहते हैं हाई ये शायद इसको आईटी में डाल दो। See, I am so extrovert। अब जिस तरह कि आपने बोला कि हाँ, मैंने अपने डिपार्टमेंट में भी ये बेटा आपको ढूंढ के हमने बुलाया ना शो के ऊपर। द फैक्ट दैट, देखो, मैंने जब इंजीनियर से बात करनी होती है तो 100 इंजीनियर सामने आ जाते हैं जो बोल भी लेते हैं। आईटी की फील्ड पता नहीं क्यों ऐसी अजीब सी है। इनफैक्ट जब मैं आईटी डिपार्टमेंट्स में जाती हूँ, लिटरली जुगन, यू बिलीव मी, यू कैन काउंट ऑन मी, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैठे हुए हैं कंप्यूटर लैपटॉप में एंड दे आर जस्ट डूइंग लाइक दिस,
कि वो लगता है रोबोट में है। एंड इनिशियली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ रोबोटिक वर्ल्ड में आ गई हूँ, हर कोई किसी को मतलब कुछ नहीं है, दे आर डूइंग 9 to 6 जॉब्स, उनके कोई एम्स नहीं है, कोई एम्बिशंस नहीं, कुछ और उनको नहीं पता, बस उनको टिक 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 एंड दैट्स इट, दिस इज़ नॉट व्हाट माई थिंग टू डू लाइक। तो इसमें भी मैंने देखा कि नहीं, सिर्फ ये नहीं है, आईटी में बहुत चीज़ें हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, जिसको सामने लेके आया जा सकता है। देयर आर 2 मेन रीजंस कि लोग बात नहीं कर सकते, lack of awareness and lack of confidence which is still occurring। बिल्कुल सही कह रही हैं। So बहुत और बेटा एक और बात भी तो है ना, देखो ना, यू आर अ यंग पर्सन, आप अपनी ग्रूमिंग पे जितना काम करोगे, आप आईटी की फील्ड से वाबस्ता हो, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। yes कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप यूट्यूब पे भी जाके सीख सकते हैं। yeah सो मैं ये ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स कि अगर एक बच्चा ऑलरेडी इंट्रोवर्टेड है तो आप इंट्रोवर्ट को जब मज़ीद ऐसी फील्ड में भेज देंगे जहाँ पे मज़ीद वो बच्चा जो है वो चुप हो जाएगा, दब जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि मीडिया की फील्ड में इंट्रोवर्ट्स को आना चाहिए। yeah मीडिया की फील्ड में अगर इंट्रोवर्ट आएगा तो वो फिर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ चला जाएगा जहाँ पे ओवरली एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा अपने अंदर भी नहीं छुपा रहेगा। कम्युनिकेशन तो व्यूअर्स हर फील्ड में ज़रूरी है। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में मुझे बताओ। आजकल बहुत से लोग, स्पेशली कोविड के बाद, आपको पता है बेटा, ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा एकदम से वो वेव आया। हर बंदा स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल से, मैंने भी हसन को घर बैठ के ही पढ़ाया ऑनलाइन, हमजा भी अपने बेटे को ऑनलाइन ही पढ़ाया क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन होती थी। लेकिन अब बहुत से बच्चे जो हैं अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज भी ऑनलाइन कर रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या है आपका ओपिनियन? अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पहले से ही थी, बट ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस तब पता चली कोविड के बाद, जब लोगों को एक्चुअली घर बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन भी करनी थी, ऑनलाइन जॉब्स भी करनी थी, तब वो इम्पोर्टेंस जो थी वो पता चली कि नहीं यार, ऑनलाइन ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, और हो सकता है, मैनेज कर की जा सकती है। सो ऑनलाइन एजुकेशन को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, बिकॉज इसमें आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। जब फिजिकल क्लासेस की बात आती है, फिजिकल एजुकेशन की बात आती है, आपको सबसे पहले अपनी अटेंडेंस देखनी पड़ती है, देन यू नीड टू सबमिट योर असाइनमेंट्स एंड क्विजेस फिजिकली, कोई इसमें ऑनलाइन नहीं है। ऑब्वियसली पहले तो हमारे माइंड में यही था ना बिफोर कोविड कि हमने कॉलेज जाना है बाकायदगी के साथ और अटेंडेंस देनी है, लेक्चर्स लेने हैं, बट ऑनलाइन एजुकेशन के बाद लोगों को ये अवेयरनेस मिली कि वो घर बैठ के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं और आप ऑनलाइन क्विजेस भी सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज हुआ कि बहुत सारे लोग लाइक आपको पता है 60% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो नौजवानों की है, तो उसमें उनको बहुत सारी एक्स्ट्रा स्किल्स गेन करने का चांस मिला और ऑनलाइन जॉब्स करने का, इवन दो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ फिजिकल जॉब्स करने का भी चांस मिला। सो दिस इज़ द थिंग कि बहुत सारे लोग मतलब जॉब्स में परसेंटेज रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है आफ्टर कोविड, और ऑनलाइन एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा रेशो इंक्रीज़ हुई, इवन दो एंटरप्रेन्योरशिप में भी, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन उनको मिले करने के लिए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा परसेंटेज एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे भी भरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताया कि एआई क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉब मार्केट पे और वर्क प्लेस पे क्या असरात हुए? बहुत। एक तो जॉब मार्केट यानी कि नौकरियों की मुझे बताओ, फिर दूसरा मुझे बताना एक्चुअल जॉब करते हुए वर्क प्लेस बताओ। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ है क्या, इसका मकसद क्या है? और भाई नौकरियां खत्म हो गई हैं, हर बंदा पिट रहा है कि नौकरियां खत्म हो गई हैं। अब पहले होता था कि इंसान हाथ से काम करता था, फैक्ट्रियों में मशीनें आ गई, लोगों की नौकरियां चली गई। अच्छा, अब जो लोग मशीनों को ऑपरेट करते थे अब उनकी भी जरूरत नहीं रही, अब एक बंदा बैठ के पूरी फैक्ट्री चला रहा है बटन दबा के। इनफैक्ट जुगल यार, बट जॉब्स नहीं है ना, लेबर कहाँ से पैसे आए? यस, यू आर राइट, लेबर वर्क में सबसे ज्यादा लोगों ने भी तो रोजी रोटी कमानी है। एजुकेटेड पर्संस को कितना ज्यादा हार्मफुल रहा है कि ऑब्वियसली जो कंटेंट राइट करते थे, बहुत सारे टूल्स जनरेट हो गए हैं जिनकी वजह से जस्ट इन वन क्लिक। नहीं, वो देखो ना, अब चैट जीपीटी के हर बंदा बात करता है। आपने कुछ भी लिखना हो, मैं ये सोचती हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट, मतलब जो भी है, एक सर्टेन अरसे के लिए मैंने अखबारों के लिए भी लिखा, वो एक शौक था मेरा, and I think I can call myself a journalist because of that little bit of a thing. So being an anchor, an actor and a journalist and then an entrepreneur, जान, जर्नलिस्ट तो अब मैं नहीं हूँ क्योंकि मुझसे बेहतर चैट जीपीटी लिखता है।
और इसके अलावा सिर्फ कंटेंट राइटिंग में नहीं, अभी और भी बहुत सारी इसमें टूल्स एनहांसमेंट होंगी, एडवांसमेंट होंगी, जिसके बाद आपने सिर्फ उनको पिक्चर देनी है चैट जीपीटी को और लाइक वो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब और भी ज़्यादा कि आप इसमें क्या चीज़ें चाह रहे हो, फिर आउटफिट आप उसको दे सकते हो। बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। उस दिन मुझे याद है मेरा बेटा हमजा मुझे बता रहा था, ममा इट्स सो इजी, आप चैट जीपीटी पे बोलो। पर मैं कहा पुत्र, अगले जो प्रोफेसर टीचर बैठे हुए उनको भी पता है, कुछ स्टूपिड हरकत मत कर देना इस तरह की। लेकिन सच्ची बात है, बच्चे इतने चालाक हो गए, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवा के उसमें अल्फाज आगे पीछे करके पैराग्राफ ऊपर नीचे करके दे देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे लगता है इन चीज़ों ने चालाकियां सिखा दी हैं। और अच्छा, स्कूलों में रोबोटिक्स सिखाई जा रही है। अब मेरा बेटा हसन भी रोबोटिक्स सीख रहा है, इसका इसको क्या फ़ायदा होगा? सिखा तो रही हूँ क्योंकि उसका शौक था, लेकिन रोबोटिक्स क्या है? बेसिकली देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब रोबोटिक्स वो जो भी है, अभी चाहे मैं इसीलिए कहती हूँ कि बच्चों व्हाट इज रोबोटिक्स? रोबोटिक्स इज लाइक काइंड ऑफ अ मशीन्स के बारे में आपको हाउ नाउ बच्चों को दिलाई जाती है। उनके अंदर की मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं बच्चों को, कोडिंग सिखाई जाती है, उसमें प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिपेंड करता है ना कि कौन सी क्लास में। अगर बच्चा क्लास 1 2 में तो उसको पूरा प्रॉपर मशीन की गाइडलाइन दी जाएगी, उसके पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा। फिर इसी तरह जिस तरह क्लासेस आगे जाती रहेंगी तो उसको और भी ज़्यादा मशीन के अंदर इंटरनल उसके पार्ट्स के बारे में, उसकी लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाएगा। सो ये चीज़ें जो हैं दिस इज सम हाउ मतलब अच्छी हैं बच्चों के लिए, बच्चों को पता चलना चाहिए। ये चैट जीपीटी एंड ऑल दैट स्टफ, मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज में बच्चों को अभी से इसकी अवेयरनेस दिलाई जाए, वरना बच्चों का माइंड तो फिर वो सोचना वो बंद कर देगा ना। उनको पता चल जाएगा कि हमें सपोर्ट देने के लिए चैट जीपीटी है, विच इज़ नॉट गुड। अब जिस तरह मैं आपने बात की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मैं उसमें यही कहूँगी कि कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसका जो यूजेज है, आपने शुरू में भी बात की। एग्जैक्टली तो वो बात यही मैं करूँगी कि टेक्नोलॉजीज़ की अवेयरनेस इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है इन कमिंग ईयर्स, उतनी ही वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट भी करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़। आप मुझे ये बताओ, जब हम बात करते हैं एआई की और इन सब चीज़ों की, एक फ़ायदा तो हुआ है, बहुत सी ऐसे ख़वातीन और मर्द हज़रात जिनके पास नौकरियां नहीं थी, उन्होंने अपने लिए प्रॉपर बिजनेसेस क्रिएट की, एंटरप्रेन्योर्स बने। जहाँ पे पहले हम सोचते थे कि कोई अपनी बिज़नेस शुरू करे तो जब तक लाखों नहीं होते थे बंदा सोच नहीं सकता था, करोड़ों पे बात जाती थी। अगर किसी ने फैक्ट्री मिल लगानी है, कोई भी बेसिक से बेसिक काम पे खर्चा बड़ा होता था, रेडी भी। अब तो आपको रेडी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ बैठ के फल भी बेच सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो जॉब से निकाल के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में शिफ्ट कर रहा है। सी, सब में कोई ना कोई बोझ छुपा हुआ है, जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई इट। अपने आप में बिलीव रखें, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर स्किल्स क्या है। स्किल्स इज़ अ थिंग विच इज़ एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे आने वाले टाइम में आप एक स्किल में ना आपको कोई हायर करेगा और ना ही एक दो स्किल के साथ आपको कोई मतलब बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ थिंग, एआई की वजह से बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, अब हमें और सीखना पड़ेगा। एक कंपटीशन बिल्डअप हो गया है ना ह्यूमन का मशीन्स के साथ। सो दिस इज़ यू कैन से अ हेल्दी कंपटीशन जो कि होना चाहिए। फाइनली, अगर हमने एक पैगाम देना हो अपने व्यूअर्स को रिलेटेड टू, एक तो पैगाम दे आईटी से रिलेटेड जो इस तरफ आना चाहते हैं, फिर मैं आऊँगी वार्निंग्स क्या देना चाहती हो। हाँ, देखो हमेशा अच्छी बात पहले करनी चाहिए। मैं यही कहती हूँ कि आपको आईटी से रिलेटेड सबसे पहले तो इसकी अवेयरनेस जितना ज़्यादा हो सकता है एक्सप्लोर करें चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि चीज़ें और ज़बरदस्ती इस फील्ड में प्लीज़ बच्चों को ना डालें। नेवर। जिस तरह पहले डॉक्टर इंजीनियर ज़बरदस्ती बनाते थे, इतने लोग आईटी की फील्ड में ज़बरदस्ती मैंने देखे हैं पेरेंट्स को भेजते हुए, और उन बच्चों से बात करो तो वो कहते हैं कि बिल्कुल भी हमें शौक नहीं है। राइट। देखिए ये शौक का कोई भी काम, आपने सफाई भी करनी है ना व्यूअर्स, किसी जगह पे दिल से करेंगे तो जगह चमक जाएगी, लेकिन बेदिली से करेंगे तो ना उसकी वो लुक निकलेगी, मेहनत अपनी जगह, फायदा जीरो। यस, राइट। एक यही बात आ जाती है ना कि पेरेंट्स को लगता है कि हाई रेप्यूटेबल, जो कि अभी भी है जुगन, अभी भी बेशक कम हुआ है, लेकिन अभी भी पेरेंट्स को लगता है कि इंजीनियरिंग फील्ड बहुत हाई रेप्यूटेबल फील्ड है, डॉक्टर, मेडिकल, ये बहुत ज़्यादा हाई रेप्यूटेबल फील्ड्स हैं। बट द थिंग इज़, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, डोंट फोर्स देम।
उसका इंटरेस्ट जहाँ पे है, यू कैन काउंट ऑन मी, उसमें वो बहुत आगे जा सकेगा, इन रादर देन कि आप उसको पुश करें टूवर्ड्स दैट। बाकी ये है कि आपको टेक्नोलॉजी, अगर आपका इंटरेस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सबसे पहले आपने उसकी लर्निंग, अब आपको खुद ही पता चल जाएगा बट कि यानी एक बात बताओ, किस स्टेज पे, ये मैंने पहले भी आपसे पूछा था बट फिर हम आपको दूसरी तरफ मैं खुद ही आपको लेके निकल गई। जानी मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। पता है क्या, जैसे मेरा बेटा हसन रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है, Okay. तो मुझे ऑलरेडी लगता है कि इसके अंदर कुछ है, ये शायद आईटी की तरफ जाए, बट मैं अभी उसको किसी तरफ पुश नहीं करना चाहती। जिधर इंटरेस्ट शो करता है, जैसे फुटबॉल में है वो भी उसको खिलाती हूँ, वो रोबोटिक्स भी कर रहा है स्कूल में, म्यूजिक भी सीख रहा है, तो अभी तो एक्सप्लोर कर रहा है। लेकिन फाउंडेशन कहाँ से ले करनी चाहिए आईटी की? जैसे होता है ना कि सिंगिंग की तरफ लेके जाना है तो आपने 5-6 साल की उम्र पे ही रियाज शुरू कराना है, तो क्या आईटी की भी कोई प्रिपरेशन होती है छोटी एज पे? ज़रूर होती है। अब जिस तरह कि आपने कहा कि उसका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, बच्चों का नहीं होता है, मतलब अगर वो यहाँ से सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि अगर उसका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट भाई हमजा का बिल्कुल नहीं था, जो मेरा 18 साल का बेटा है। अच्छा। ये 8 साल का इंशाल्लाह हसन हो जाएगा इन दिसंबर। अब ही फ्रॉम डे वन लेगो, रोबोटिक्स, ब्लॉक्स, वो क्या होती है, वो एक और भी किस्म की होती है जोड़ने वाली चीज, क्यूबिट्स टाइप, हाँ जी वो भी, तो मतलब यू नो उसका ये इन चीजों में मैकेनिकियां, वो जो जहाज होते हैं, वो जो होते हैं, वो ड्रोन टाइप चीजें होती हैं। हमजा खेलने की हद तक इंटरेस्टेड होता था, वो बच्चा मैकेनिकियां करता रहता है, नजर आता है। एक्सपर्ट्स कहती हूँ जिनका अभी से इस टेक्निकलिटीज में, गेम्स में, इन चीज़ों को वो इंटरेस्टिंगली वो इसको फॉलो कर रहा है, सो उसका आगे है, आपको सिग्नल फौरन मिल गया कि नहीं उसका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर लर्निंग में इंटरेस्ट है, सो इधर से ही अब जिस तरह के आगे ऑप्शंस जाएंगी, उसके पास ऑप्शन आएगी कि उसको लेवल्स करनी है या कंप्यूटर में जाना है या बायो करनी है, सो आपको पता चल जाएगा, अभी आपको हिंट मिल जाएगा क्विकली कि वो कंप्यूटर को फौरन सेलेक्ट करेगा। सो टाइम टू टाइम कुछ स्कूल से भी आती हैं और फिर बच्चों को मैं कहती हूँ कोर्सेज करा दे, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से। गर्मियों में जब बच्चों की छुट्टी होती है, जो पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं, साहिब हैसियत है, और बहुत सी बसी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे अब तो फ्री कोर्सेज आ गए, फ्री कोर्सेज आते हैं, तो जो बच्चों को सारा दिन आप टीवी लगा के बिठाई रखते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, विंटर वेकेशन में, बच्चों को थोड़ी सी ऑनलाइन, कसम से वो भी सीख जाएंगे, आप भी सीख जाएंगे, आपकी भी जिंदगी की सौखी, उनकी भी सौखी। एग्जैक्टली। अब मेरा ये है कि पेरेंट्स कन्विंस करें बच्चों को कि शुरू से ही किड्स एंटरप्रेन्योरशिप में उनको लेकर आना चाहिए, उनको जहां उनका इंटरेस्ट है उनको कहीं प्रोडक्ट डेवलप करें। भाई 12-12 साल के बच्चों ने अपनी बिजनेस शुरू किए हुए हैं, वो अपने माँ बाप से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज सो। अब कितने बच्चों को पता नहीं होगा कि गूगल जो है वो कितने कोर्सेज फ्री दे रहा है, वेबसाइट्स फ्री बना के दे रहा है, रादर देन कितने बच्चे बेचारे उनको पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, वो पेड वेबसाइट्स बना रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए, बट बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी हैं, इस चीज़ में आप जाएंगे सो यू विल गेट टू नो कि बहुत सारा इसमें इट्स अ समुंदर। भाई आईटी की फील्ड ऐसी है व्यूअर्स कि आपका अपना फायदा और आपकी वजह से हजारों लोगों का फायदा। सो द पॉइंट इज इट्स अ ब्रिलियंट फील्ड। आज इसलिए स्पेसिफिकली आईटी पे बात की क्योंकि वी टॉक अबाउट हेल्थ, वी टॉक अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में और टेक्निकल नॉलेज की फील्ड में आईटी, ऑनेस्टली व्यूअर्स यू कांट गो रॉन्ग, बट पैशन होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो फिर इनोवेटिव काम नहीं होगा, फिर आप लकीर के फकीर ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस राबिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। तो एक्सट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं आईटी की फील्ड में, सिर्फ डिपेंड करता है व्यूअर्स के अगर आप अपॉर्चुनिटी दे। अब राबिया की जैसी पर्सनैलिटी है, अगर इसके पेरेंट्स इसे कहते हैं हाई अच्छा बोलती है, करती है, इसको ना हम जर्नलिज्म की तरफ ले जाते हैं, इसको एंकरिंग की तरफ ले जाए, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है उसके साथ चले। पर्सनैलिटीज़ की वजह से उनको डब्बों में मत डालें, और बच्चा खुद ही इंडिकेशंस दे देता है, हमने सिर्फ गौर करना होता है। खैर, इस स्टेज पे हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे चुकंदर और गाजर की। ABC का तो आपने नाम सुना होगा, एप्पल, बीटरूट, कैरेट। इसमें से एप्पल की तो हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके, आज हम चुकंदर यानी कि बीटरूट और कैरेट यानी कि गाजर पे बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स और क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं और यूटिलाइज की जा सकती है मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। ब्रेक के बाद
कहा था कि हम अब बात करेंगे गाजर की और चुकंदर की, लेकिन जहाँ सब्जियों की बात हो रही है वहाँ पे एक और बड़ी मज़े की ये, और बाय द वे सब्जियाँ भी मीठी, तो कुछ मीठा किचन में भी तैयार हुआ है। तो तैयबा जी, आपको मैंने कहा कि आज अब आप बैठ जाए मैंने इसलिए आपको बिठाया कि आपकी डिश तो तैयार हो गई है, लेकिन देखें आप इतने मज़े मज़े की चीज़ें किचन में बनानी सिखाती हैं, आप हमेशा कोशिश करती हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करें हम मैक्सिमम, तो उनके अंदर जो बेनिफिट्स है वो भी तो हमारी व्यूअर्स को पता होने चाहिए ना। और किचन में जो चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे कि हमेशा हमारी प्यारी नैयरा आपा कहती हैं कि जो चीज़ें बना रहे हैं पका रहे हैं उन्हीं को अगर यूज़ कर लें, उनके लेफ्ट ओवर्स को यूज़ कर लें तो डबल बेनिफिट हो जाता है। लेकिन आपका काम कहाँ पहुँचा है? हमारा काम यहाँ तक पहुँचा है कि पुडिंग मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन टाइम से माशाल्लाह बहुत पहले तैयार हो गई है और आपके सामने है। अब देखिए ना, इंडिविजुअल सर्विंग भी हो सकती है, अगर आप चाहें तो आप एक बड़ी सर्विंग भी रेडी कर सकते हैं, ज़्यादा गेस्ट हैं तो इस तरह कर लें, या अगर आपके फॉर एग्जांपल 4 लोग आ रहे हैं खाने पे तो आपने इंडिविजुअल डिश तैयार बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं अगर डिफरेंट टाइप के मोल्ड्स हो ना, जैसे मेरे पास हार्ट शेप में था, राउंड में था, तो मैंने कहा चलें ये भी हो जाएगा और एक बड़ी सर्विंग में भी हमने कर दिया। ऑसम। अब चुकंदर मेरे ख्याल से सबसे अंडर यूटिलाइज सब्जी, मेरे ख्याल से सबसे अंडर यूटिलाइज सब्जी इसलिए क्योंकि चुकंदर को हम सिर्फ सलाद की हद तक इस्तेमाल करते हैं, या उस बेचारे का जूस निकाल के उसका बुरकस बना देते हैं, यानी कि फ़ाइबर भी उसका ज़ाया कर देते हैं। गाजर हाँ बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग आउट ऑफ सीज़न उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका भी एक सीज़न होता है और उस सीज़न में उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है। खैर मैं क्या बातें कर रही हूँ, जो एक्चुअली हमारी एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानते हैं। मेरी दोनों बहुत प्यारी बहनें आज हमारे साथ हैं, एक तो मेरी बहुत ही प्यारी नैयरा आपा, जिनको मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ कि मुझे ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों की तरफ लाने वाली और मुझे समझाने वाली, और इन्हीं के गाइडेंस की वजह से फिर मैं भी अपने काम की तरफ निकली एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो हर्बलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट नैयर ज़िक्रिया हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन एक और हमारी जानू आपा, बहुत ही लाडली हमारी, जो फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, होम एक्सपर्ट भी हैं। इन्हीं की तरह हमारी बड़ी प्यारी, अल्लाह उनको अब जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, ज़ुबैदा आपा जो पायनियर थी, जिन्होंने शुरू में ये काम स्टार्ट किया, बड़ी वायरल हुई, उन्हीं को देख के फिर हमारी बहुत सी बहनें इस फील्ड की तरफ आईं। और अब आप देखें कि हमारी इरम नईम जैसी जो ब्रिलियंट होम एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी अब अपना एक बड़ा सक्सेसफुल काम का सिलसिला कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम आपा, क्या हाल है आपके? और इरम जी आप भी माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रही हैं, इतने अरसे से कर रहे हैं फॉर सो लॉन्ग, एंड द फैक्ट इज़ हर बंदे की अपनी एक फॉलोइंग हो जाती है। जी बिल्कुल। कितनी फ़नी बात है लेकिन नैयर आपा कि अब इस स्टेज पे जब वेस्ट मान रहा है कि हमारी जो घर के बड़े होते थे, पहले हम छोटे होते थे, अब हम भी अपने घरों के बड़े हो गए हैं, तो अब जब हमारी बात हो गई, अब जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है। हाँ पहले पंजीरी कहते थे तो बाहर कोई कहता था हाय हाय, देसी घी तो सूजियाँ तो चारों मगज तो फैटनिंग तो ये तो वो। हाँ जी। अब अमेरिका में बैठी हुई बच्चियां कहती हैं प्लीज आंटी पंजीरी बना दीजिएगा, हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं तो ले आइएगा। बिल्कुल ऐसे। सूटकेसों में छुपा छुपा के लेके जा रहे बिल्कुल होते ऐसे, हैं। बिल्कुल सो ऐसे। चुकंदर हाँ जी। इतना प्यारा, हाँ जी। इतना लाल, आपने एक दफा उससे लिप बाम भी बनाना सिखाया हाँ था। जी, बिल्कुल। आपने मुझे लिपस्टिक भी बनानी सिखाई थी एक हाँ दफा। जी, बिल्कुल ऐसे। चुकंदर हाँ जी, चुकंदर जिस तरह से जुगन, सबसे पहले हम इश्यूज़ पे बात करेंगे। जिस तरह से ख़वातीन के अंदर ख़ासकर मैं बात करूँगी कि प्री मैच्योर एजिंग, वक्त से पहले जो है वो बच्चियों के अंदर इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जोड़ों में दर्दें हैं, स्किन पे वो ग्लो नहीं है, फ्रैकल्स है, पिगमेंटेशन है, और उस पे जो है वो क्या करती हैं कि अपनी इंटरनली हेल्थ की बजाय वो चीज़ें जो फेस के ऊपर लगाने वाली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करती हैं। वो महंगे महंगे सीरम क्रीमें, उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो अब जो चुकंदर है और आगे जो है वो हमारा ये वाला सीज़न 4-5 माह का, बहरहाल अब तो पूरे तकरीबन साल ही आपको मिलती है, लेकिन कोशिश करें कि जिस तरह से ये गाजर जो है वो स्टार्ट होती है 4-5 माह फ्रेश जो है वो गाजर आ रही होती है, सस्ती होती है। तो जो लोग प्री मैच्योर एजिंग से बचना चाहते हैं, जिनको ये इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है कि अभी उनकी एज नहीं है, स्किन पे ग्लो नहीं है, रिंकल्स आ रही हैं स्किन के ऊपर, तो ABC जूस, आपको पता है हम हमेशा इस जूस के ऊपर बात करते हैं, उसका मेन इंग्रेडिएंट ही चुकंदर है। बच्चों के अंदर आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है, वो आयरन डेफिशिएंसी की, एनेमिक है, खून की कमी है,
और उन्होंने पालक और जो चीज़ें जो जिसके अंदर वाकई जो है वो आयरन है, जैसे मेथी हो गई, ये चीज़ें साग वाग, इनको अवॉइड करते हैं। देखिए ना, क्योंकि व्यूअर्स दो सोर्सेज हैं आयरन की। हाँ जी। एक हीम फॉर्म है और एक नॉन हीम फॉर्म है। जी। नॉन हीम फॉर्म है हमारी सब्जियां, जी जिसमें और हमारे कुछ फल भी, खजूर, जी, आयरन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा अगर आप बात करें चुकंदर की, उसके जी। अंदर आयरन कंटेंट काफ़ी गाजर है। के अंदर बहुत गाजर में विटामिन सेब, सी है, C, जो A, आपकी आयरन को अब्जॉर्ब करने में मदद देता है। बिल्कुल। पालक हो गया, आयरन रिच है। जी। सो व्यूअर्स देखें, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ें तख्लीक की हैं, यूज़ तो करें। यूज़ तो इरम जी, आप भी क्या कहेंगे चुकंदर के बारे में? जैसे कि आप बात कर रही थी पहले, हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है, लेकिन ये कहते हैं ना टिकी पैक, छोटे से चुकंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम बचपन में खेलते थे हरा समंदर, गोभी चुकंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। तो आप ये आपने बताएं, खेला है कभी ये तैयबा जी? मैंने तो नहीं कभी खेला। क्या था? हरा समंदर, हरा गोभी- समंदर, गोभी चुकंदर, गोभी चुकंदर, बोल मेरी मछली बोल मेरी मछली कितना पानी। कितना पानी। तो इस छोटे से चुकंदर में बहुत सारा पानी और बहुत सी विटामिन्स है। इनको लेके हमें इस्तेमाल करना, हम जैसे हमें मेहनत करना भूल गए ना इस तरह की चीज़ों के लिए। अगर हम चुकंदर के बारे में जान जाएं कि इसके इस्तेमाल से कितना फ़ायदा है, तो यकीन करें बहुत से लोग बाकी ये चीज़ें खानी पीनी छोड़ के, जैसे कॉफ़ी को कहते हैं ना, जैसे कॉफ़ी आपको एकदम से एनर्जी देती है, इसी तरह चुकंदर आपको एनर्जी देता है। वो लोग जो साइकिलिंग करते हैं या एथलीट होते हैं, उनको स्पेशली चुकंदर का जूस दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में एकदम से जाके हमारे सेल, बॉडी मतलब ब्लड सेल्स को और बॉडी में खून की रफ्तार को तेज़ करता है, सोजिश को ख़त्म करता है। वो और लोग- जिनको फेरिटिन की कमी होती है, Exactly. मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करना हाँ जी। चाहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी का ना नूर बानो का पता चला हमें कुछ अर्सा पहले कि उसके आयरन के तो नंबर बिल्कुल सही आते थे, बाल गिर रहे थे, आपा याद है वो जी, कितना बिल्कुल, रोती थी। बिल्कुल। और फिर जब फाइनली समझ आई कि क्या हुआ है, तो उसका एज भी तो बिल्कुल ठीक था, 14 पॉइंट समथिंग, मेरी तरह उसका भी एज भी ऊंचा। मैं कहूँ मेरे बाल इतने क्यों गिर गए थे एक ज़माने में, नूर की एज के बाद ना मेरे बाल बड़े गिरे, इतनी मेरी मोटी चोटी होती थी, हुआ क्या, बाल पतला हो गया। लो जी, मुझे फेरिटिन की कमी थी। तो नॉन हीम फॉर्म्स जो होती हैं, जैसे कि चुकंदर वगैरह, ये आपकी बॉडी में फेरिटिन बनाती हैं, जो आपके फिर आयरन को अब्जॉर्ब करता है। बड़ी दफ़ा आपके खून में तो होता है आयरन, लेकिन वो जिस्म में नहीं जज़ब हो रहा होता। जज़ब नहीं हो रहा था। ये भी जैसे जब ज़रूरी है। कोविड हुआ था तो इन चीज़ों का बहुत से लोगों को पता चला। एक तो इंटरनेट ने हेल्प की कि कोविड में क्या, उसकी दवाई कोई नहीं थी, तो उसके लिए हमें इन रेमेडीज़ पे आना पड़ा, तो उसमें इसकी बहुत हमें हेल्प मिली थी। चुकंदर, गाजर और जैसे चुकंदर के साथ अगर हम अदरक डाल लें तो वो और भी हमारी हेल्प करता है, सोजिश को जिस्म में ख़त्म करता अब है। ये एबीसी जूस में चुकंदर, गाजर और सेब और अदरक और पुदीना भी। जब आप बाहर के मुल्क में ऑर्डर करते हैं ना व्यूअर्स, तो मेन तीन ये इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन साथ में पुदीना, क्योंकि वो भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, एंड और कुछ लोग लेमन जूस भी हल्का सा डाल देते हैं। लेकिन जूस भी व्यूअर्स पीने का और इस्तेमाल करने का तरीका है। ये सारी चीज़ें आपने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करनी है, जूसर के थ्रू गुजार के सारा उसका भूसा। ये देखें, एबीसी जूस की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखें। अब कहीं पे आप देख रहे हैं कि ये इस एबीसी जूस के अंदर इन्होंने उसको किसी जूसर से गुजारा है, पानी डाला, बंद किया, और ये देखें अब इसको ब्लेंड कर रहे हैं, और इस ब्लेंडेड जूस को पीना है। खुदारा प्लीज, बर्फ डाली, जूस डाला और पी लिया। हम कहते हैं ना बाहर का जूस ज्यादा थिक होता है, घर पे तो बिल्कुल ही पानी निकलता है। फाइबर बड़ा जरूरी है। आपा प्लीज बताइए फाइबर के बारे में, और फिर आपसे भी मैम। बिल्कुल, मोस्टली मैंने देखा है जुगन बच्चों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन की जो है वो प्रॉब्लम होती है, और शर्माते हुए बताते नहीं है। और दूसरी बात माए कहती पता नहीं है पेट बहुत हर वक्त तेन कॉन्स्टिपे कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, इन्ना जूस पींदा है। हाँ जी, निरा तुसी शीरा पिला रहे हो तो पेट नहीं खराब होगा। तो फाइबर जो है ये मस्ट है आपके जो है वो आपका बाउल सिस्टम के लिए, उसको रेगुलेट रखने के लिए। तो फाइबर जो है वो, इसकी स्मूदी जो है वो बेस्ट है। इसके अंदर अगर आप साथ थोड़ा सा जो है वो लेमन जूस
और बाकी चीज़ें जिस तरह से आपने पेपरमिंट जिंजर, अगर बच्चे नहीं उसकी स्मेल पसंद करते, थोड़ा सा पेपरमिंट और लेमन डाल के तो बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। जुगन मेरे घर तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं वीकली बेसिस पे जो है ना 25-30 किलो गाजर और चुकंदर जो है वो वीकली आती है। और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने सबको जो है ना वो एक एक गिलास, जैसे जो जो उठता चला जाएगा सुबह नाश्ता इसी और का आप इतने मजे का गाजर का मुरब्बा भी बनाती हाँ हैं। जी, बिल्कुल चुकंदर का ऐसा भी ही है। चुकंदर का तो मुरब्बा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट ऑब्वियसली प्रिजर्व करने के लिए उसका भी मुरब्बा, और वो तो उसको इजी बन सिरके जाता के है। अंदर जुगन मैं क्या करती हूँ कि सिरके के अंदर जो है वो चुकंदर को थोड़ा सा मैं स्टीम कर लेती हूँ ओवन के अंदर काट के, ठीक है। उसके स्लाइसेस को थोड़ा सा स्टीम करके मैं उसके अंदर सिरके के अंदर जो है वो डीप कर देती हूँ। 4-5 दिन के अंदर इतना वो सौगी सा हो खट्टा जाता मीठा सा है अचार और बन जाता इतना है। मजे का आप जो है वो खाने के साथ जो है वो इसको जो है एंजॉय जिस तरह से हम सुबह मतलब वॉक करते हैं लोग, जो एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो चुकंदर का जूस सुबह ले लें तो उनको एक्सरसाइज करने में थकावट नहीं होती। वो जो होता है ना, एक एनर्जी नहीं होती है कि आप कुछ जगह पहुंच के, जैसे आप जो जुम्बा करते हैं और जो योगा करते हैं, उन लोगों के लिए ये होता है कि एक टाइम आता है कि वो थकावट महसूस करते हैं। अगर वो ये जूस पीना शुरू करें तो उससे उसको काफ़ी फ़र्क पड़ता है और वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं। सेब की अब देखिए ना, चुकंदर भी हो गया, अब गाजर की बात। गाजर के बारे में मुझे बताएं, क्योंकि देखिए गाजर, और एक तो गाजरें भी हर नौयत की आ गई हैं। ये चाइनीज गाजर है, ये इंपोर्टेड गाजर है, मतलब गाजरों की भी अब इतनी नस्लें आ गई हैं कि समझ नहीं देसी आती। गाजर बेस्ट है, सस्ती है और बेहतरीन उसका जो है वो जूस निकलता है। जुगन गाजर के अंदर आपको पता है कि तमाम न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन सी रिच फॉर्म में है। एंटी एजिंग के लिए जो है वो गाजर से बेहतर जो है वो कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि विटामिन ए आप इस तरह से जो है वो मेडिकल फॉर्म में या मेडिसिन फॉर्म में जो है वो नहीं ले सकते डॉक्टर की रिकमेंडेशन के जो है वो बगैर। लेकिन ये गाजर का जूस आप जो है वो ले सकते हैं। गाजर का जूस नहीं अगर आप पी रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप 3-4 गाजरें जो है वो धोएं, उनको छीलें, छील के उनको काट के एक आध साथ जो है वो मूली लें, उस पर हल्का सा जो है वो लेमन स्क्वीज़ करें, हल्का सा जो है वो नमक और उस पर काली मिर्च या लाल मिर्च, इतनी मज़े के ये हम ढेरों के हिसाब से जो है वो देखे खाते होते थे और सैलड के अंदर। हाँ जी, देखिए व्यूअर्स, याद रखिएगा, जो चीज़ जिस इलाके की होती है और जिस सीज़न की होती है वो बेहतरीन होती है। जब आप ये बात अपने पल्ले बांध लेंगे, जैसे कि आपने दोनों आप मेरी बहनों ने जब भी आप शो पे आई हैं, आपने एक ही बात कही है कि शहद जिस जगह का है वहीं उसी जगह वाले खाएं। जी बिल्कुल। हम बड़े मैंने देखे हैं लोग, अमेरिका से कोई रिश्तेदार आ रहा है, यार हमारे लिए वहाँ से हनी ले आना, हमारे लिए वहाँ से ये ले आना। हाँ, वो भाई जिस इलाके की जो चीज़ है वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगी। तो जब देसी गाजर अवेलेबल है, हाँ जी, क्यों मुझे फनी लगता है कि गाजर का हलवा हम लोग क्यों खाते हैं गर्मियों में। बड़े लोगों ने अब ना वो दूसरी वाली गाजरें जो लेके जो आती हैं इंपोर्टेड वगैरह वाली, उनके साथ बना लेते हैं ना, वो जायका आता है ना वो लुक आती है। एक बात मैंने आपसे ज़रूर इरम जी पूछनी है कि जब हम बात करते हैं गाजरों की, आपने देखा है वेस्ट में बेबी कैरेट्स भी आती हैं इतनी सी। बिल्कुल। अक्सर गोरों के जो होते हैं, जब वो जाते हैं मार्केट से अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस की चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, तो वो उठा लेते हैं, डब्बा रखा, उसके अंदर छोटा सा सैंडविच डाल दिया, थोड़ा सा फल डाल दिया, और अक्सर थोड़ी गाजर की पीसेस काट, ये बेबी कैरेट डाल दी या खीरे काट के डाल दिए। सोच सकती है कि हम अपने बच्चों को ये डाल के लंच बॉक्स में दे, बच्चों ने उठा के लंच बॉक्स वापस फेंकना है कि ये क्या है? आपको बताती हूँ, जिस तरह हम बचपन में कार्टून देखते थे तो उसमें एक बनी था, वो शुरू ही कार्टून गाजर खाने से होता ओ था। भाई बग्स बनी। बग्स बनी। अब बताए कि हमें कहाँ से कहा गया कि गाजर खाने से आंखें तेज होती हैं, क्योंकि पोपाय द सेलर मैन, वो स्पिनच खाता था, वो स्पिनच खाता। कहाँ से हमें, मतलब उस वक्त कार्टून्स में बच्चों को ये बताया जाता था, स्टोरीज में सिखाया जाता था। अब मैं आप बात कर रही हैं ये गाजर काटने की, बच्चे तो कटी हुई गाजर च्यूइंग नहीं कर सकते, वो कहते हैं हमें कुछ सॉफ्ट चीज़ दो। उनको इतनी आदत हो गई है कि जूस मिल जाए, कोई खाने को ऐसे जल्दी से पास्ता मिल जाए, वो रोटी चबा के नहीं खाना चाह रहे। लेकिन आप ये सोचें कि इरम जी, आपको पता है इसी प्लेटफॉर्म पे कितने डॉक्टर्स आए हैं, एग्जैक्टली, डेंटिस्ट्स। आपको पता है कि व्यूअर्स, दांतों के डॉक्टर्स ने इसी प्लेटफॉर्म पे कितनी दफ़ा इस बात की शिकायत की है कि जुगन, जहाँ पे एक एज होती थी जहाँ पे बच्चों के सारे दूध के दांत गिर जाते थे और फिर उनके परमानेंट दांत आते थे, अब वो एज एक्सटेंड हो गई है।
इसलिए क्योंकि बच्चे दांतों का इस्तेमाल नहीं करते, जब तक वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो वाले दूध के दांत जो वैसे ही कमज़ोर होते हैं वो गिरेंगे नहीं। बड़ी दफ़ा अब दूध के दांतों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और बच्चे इतनी तकलीफ से गुजरते हैं। गन्ने बच्चे खाया करते थे, गन्ने चूसते थे, उसके अलावा गाजरे खाया करते थे, डिफरेंट सब्जी तर होती थी वो चबाते थे, इतनी चीज़ें होती थी। अब तो बच्चों को मतलब जब 3 साल के बच्चे को सेब की प्यूरी बना के खिलाई जाती है या गाजरे मैश करके दी जाती है तो मेरा तो खून जलता है कि ये क्या तरीका है। खैर, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नैयर आपा हमें कुछ चीज़ें बनानी सिखाएंगी। इरम जी, आप तो वैसे ही हमेशा इतनी मज़े के हमें मशवरे देती हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तैयबा जी को हम कहते हैं कि अब आप रिलैक्स करें, आपने इतना मज़े का मीठा बनाया कि अब हम आपको चिल करने की मैंने नहीं, आपने बनाया। मैंने क्या किया, वही तो बात है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आसानी से और सहूलत से बन जाए तो कोई क्यों ना बनाए। इतनी आसानी से घर में बन जाती है, जितनी देर में आप ऑर्डर करते हैं डिलीवरी होती है तब तक आप घर में बनाकर उसको ठंडा करके एंजॉय कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गाजर एंड चुकंदर से क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे आप और मैं कि देखिए ना, कितनी चीज़ें होती हैं, इंसान तकलीफ़ों से गुजरता है, प्रॉब्लम से गुजरता है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई चोट लग जाए, कोई और चीज़ हो जाए तो आपका अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर कमज़ोर है तो इरम जी आप भी मानेंगी ये बात कि फिर तो मतलब अगर आपके जिस्म के अंदर जो सिपाही हैं जिन्होंने लड़ना है और आपको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, आपकी सेहत को उन्होंने ठीक करना है, अगर वो ही बेचारे पड़े होंगे, आप बीमार हुए वो भी पड़े हुए, तो आप तो और बीमार हो जाते हैं। फिर कहते हैं ना, बीमारियों से बीमारियां निकली। बीमारियां वही डेंगू जब होता है तो इसी तरह से हो जाता है तेज़, जब उसमें प्लेटलेट्स गिरते हैं, क्योंकि आपके पहले आपके अंदर इतनी कुव्वत मुदाफ़त होती नहीं है कि आप उससे लड़ सकें, तो प्लेटलेट्स बुरी तरह नीचे गिर जाते हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ें जैसे चुकंदर है, गाजर है, सेब है, इनके जूस वगैरह लेते रहें और इनको पका हुआ खाएं, या फिर इनको जो लोग जूस नहीं पी सकते, चुकंदर को तो उबाल के खा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ मैम, एक चीज़ व्यूअर्स, डेंगू के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर बीमारी बिगड़ जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। एक वक्त पे पपीते के पत्तों की जो इतनी कहानी चली थी और हम सब उसके प्रो भी थे। देखिए व्यूअर्स, ग्रांटेड पपीते के पत्ते का तो जो भी बेनिफिट था या नहीं था वो एक सेकेंडरी बात है, वो जो आप लिक्विड ले रहे थे वो आपको बेहतर कर रहा था। सो रिमेंबर वन थिंग, बीमारी की हालत में पानी को कंज्यूम करना अनलेस डॉक्टर ने मना किया है, कुछ गुर्दों के ऐसे अमराज होते हैं उसमें मना करते हैं, अदरवाइज पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और खुराक का कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। इवन डायरिया की हालत में पानी तो बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, पानी की कमी नहीं होने देनी, पानी और नमकियात मिलने। अब आ जाते हैं अपनी कुछ आपको हम चीज़ें बनानी सिखाएंगे। जिस तरह से आज जो है वो हम बात कर रहे हैं जो बीट रूट की और गाजर की, और ये आने वाला सीज़न अब गाजर का है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बेनिफिट्स उठाएं। जिन लोगों, पहले तो हमने जिस तरह से ABC जूस की बात की, उसके अंदर लेमन, गाजर, सेब और उसमें अगर आप अनार भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। अनार, आप देखिए ना, अनार एक इतनी अमेजिंग चीज़ है। हाँ जी, तो अनार भी ऐड कर, अनार भी साथ ऐड कर लेंगे तो इसके बेनिफिट्स का फ्रूट सैलेड कितना अच्छा बन बहुत जाए, मजे का। बिल्कुल, आप यही चीजों का फ्रूट सैलेड बना ले, नहीं पीना जूस भाई, बिल्कुल तो फ्रूट चाट कहते हैं, फ्रूट चाट। लेकिन मैं उसको फ्रूट चाट को, इनको पता है मैं फ्रूट का सालन कहती हूँ, इसलिए उसमें जब आप चाट मसाले और 36 और चीजें डाल देते हैं। देखिए, आपने कहा नमक ऊपर डाल के ले लें, जरूर ले लें, लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, फिर आप ना नमक लें। हाँ जी, फ्रूट्स के अंदर अपना एक सोडियम कंटेंट होता है। अच्छा, तो जो है बीट रूट का जो जूस है, बीट रूट का जो जूस है, ये आपको पता है कि स्किन की ग्लोइंग के लिए, वाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट है और प्लस एक्सफोलिएट करने के लिए।
तो हम जो है वो एक एक्सफोलिएटिंग जो है वो स्क्रब बनाएंगे डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे अपना बीट रूट का जो है वो जूस, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के, जिसमें आपकी पेस्ट जो है वो अच्छे से जो है वो बन सके। उसके बाद जो है वो जुगन, हाँ जी ये ले लें, ब्रश ले लें। इसके बाद इसके अंदर जो है वो 1/2 टीस्पून हम सूजी का डालेंगे। सूजी के, हाँ जी सूजी के आप देखें कितने इसके जो है वो सॉफ्ट ग्रेन्स बहुत होते हैं, सॉफ्ट और इतने बुरे ग्रेन्स नहीं क्योंकि बहुत जेंटल हमें जो है वो एक्सफोलिएशन करनी है। हमने कोई हार्ड जो है चावलों का आटा इसके अंदर हम डालेंगे कि जो पेस्ट है वो ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो कि आपके फेस से जो है वो गिरे। ये थोड़ी सी पतली है, ठीक है, उसके हिसाब से इसमें डालना है। और इसके अंदर हम साथ डालेंगे शक्कर, ब्राउन शुगर 1/2 टीस्पून, और इसी के साथ हम डालेंगे लैक्टिक एसिड यानी कि दही। दही आपका बहुत ज़बरदस्त जो है वो डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बेहतरीन जो है वो इंग्रेडिएंट है। ये आप जो है वो बना के इसको आप जो है वो डेली बेसिस पे, जिनकी जो है वो बहुत ज़्यादा डेड सेल्स बन रहे हैं, ब्लैक हेड्स वगैरह, फ्रैकल्स हो रही हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, सर्दियां स्टार्ट होते साथ या मौसम चेंज होते साथ ही जो ये है देखें वो ना, ये कंसिस्टेंसी टैनिंग होनी आती चाहिए। है। हाँ जी, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपके चेहरे पे दिख जी। जाए। फेस को वॉश करके जुगन इसको पूरे आप फेस पे, नेक पे, आप अपने हाथों पे एक पतली सी इसकी लेप लगाएं, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इसको ड्राई होने दें। उसके बाद वॉशरूम में जाके मसाज करते हुए इसको वॉश कर दें। कोई आपने जेंटल मसाज, जैसे आप हमेशा कहती हैं हवा में हाथ, टिप्स के साथ आप भी आपने हमेशा ये कहती हैं हवा में हाथ चलना चाहिए। टिप्स के साथ जो है वो इसको मसाज करते हुए आप वॉश कर दें। बल्कि इसका मुझे तो रंग बड़ा अच्छा लगा है, वो तो आपकी स्किन को और भी ग्लो करेगा। ग्लो करता है, बिल्कुल पिंकिश वो टोन पिंकिश देता टोन है। आ जाए हमारी, और हमारी वैसे येलो टोन वाली स्किन होती है हाँ जी। साउथ एशियंस तो की, वो बिल्कुल। फिर तो चमक पिंकिश आ टोन जाती दे है। देगा। अच्छा, इसके बाद इसको वॉश करने के बाद अब हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, ग्लोइंग के लिए हमने क्या करना है जुगन, ये क्योंकि मोस्टली लोगों को जो है ना वो जेलाटिन और एलोवेरा जेल जो है वो सूट नहीं करती है, तो ये है जुगन चाइना ग्रास, अगर भी इसको कहते हैं चाइना ग्रास। ये आपकी जो बच्चे खाते हैं ना जेलीज जो मार्केट में बिकती हैं जुगन, आए ओ रब्बा। हाँ जी, हाँ जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी। जो बच्चे मार्केट के अंदर ये देखें ये जेलीज जो है वो बिकती हैं, तो उसके अंदर भी यही जो है वो ऐड होती है। इसकी बड़ी मजे की रेसिपीज होती हैं। हाँ जी, इसकी बहुत ये मजे देखें ना, की ये देखें डेजर्ट्स जेली, वगैरह बनती जेली है। बन हाँ जी, तो ये मिल जाती है आराम से आपको फूड स्टोर वगैरह से, जहाँ से बेकरी की चीज़ें मिलती हैं। ये बेसिकली सीवीड है, आप इसको जो है वो रेड एल्गाए या जो है वो एल्गाए है, ये सीवीड है, चाइना ग्रास भी इसको बोलते हैं। सीवीड मीन के समुद्री जो काई है उसका ये एक्सट्रैक्ट है। तो आप देखें कि कितना ज़्यादा जो है वो उसके अंदर मॉइस्चर होता है सीवीड के अंदर। तो इसके साथ जो है वो हम सीरम बनाएंगे। सीरम हम जुगन इस तरह का बनाएंगे कि आजकल जो है वो हाँ जी इसके अंदर बना लें, इसके अंदर हाँ जी थोड़ा बीट करना है हमने, हमारे लिए आसानी रहेगी इस चम्मच के साथ। ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने जो है वो कितना डालूं? चाइना, हाँ जी डाल लें, और डाल लें थोड़ा सा। चल, चाइना ग्रास को मैंने जो है वो बीट रूट के अंदर जो है ना ये इस तरह से ग्रास फॉर्म में आता है। इसको आप जो है वो पानी के अंदर 1/2 गिलास पानी के अंदर सिर्फ इसकी 2 या 3 टहनियाँ आप डाल के बॉईल कर लें। उसके बाद नीचे उतार के उसके अंदर जो है वो मैंने इस बीट रूट और गाजर का जूस दोनों सोच रही थी कि ये पिंक पिंक क्यों है, क्योंकि ये तो इसके अंदर मैंने हाँ जी दोनों जूसेस जो है वो इसके अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, इसको एसिड भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल जो है वो खवातीन ने, बच्चियों ने वाइटनिंग क्रीम लगा के जुगन अपनी स्किन डैमेज की हुई है, तो हमने स्किन को हील भी करना है। सिर्फ इतना सा काफूर, जो काफूर है इसकी ये क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है कि ये स्किन डैमेज स्किन को हील करता है, जख्मों को भरता है। उसके साथ साथ जो है वो क्रीमें यूज़ करने के बाद जो स्किन और ज़्यादा काली हो गई और पक्के किस्म की जो है वो फेस के ऊपर पिगमेंटेशन, तो हाँ जी छाइयाँ वगैरह हो गई हैं, तो काफूर इस तरह की स्किन को के नीचे से जो है वो थ्रेड वेन्स नज़र आ रही हैं, तो ये स्किन को हील करेगा। इसके साथ तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है ना। हाँ जी, बहुत कपड़ों में रख लो, कीड़े नहीं आते हैं और बहुत सारा इसके साथ। तो इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे ग्लिसरीन।
ग्लिसरीन भी आपको पता है कि स्किन का मॉइस्चर जो है वो लॉक करती है, सर्दियों के अंदर ड्राइनेस किसी चीज़ से नहीं जा रही तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर हमने साथ जो है वो ग्लिसरीन ऐड कर दी, ठीक है। ये हमारा एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो जेल बेस्ड हमारी क्रीम बन जाएगी। इस क्रीम को आप बना के 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है। आपने ये एक्सफोलिएशन यूज़ की, इसके बाद आप ये वाली जो सीरम है या हमने जेल बेस्ड जो क्रीम बनाई है, इसको आप अपने फेस के ऊपर, अपने आई जोन पे, अपने नेक पे, एल्बोज पे, गोडों पे, इसका आप देखेंगे जुगन टेक्सचर जो है ना वो हाथ के ऊपर, आप ये देखें, ये आप सीरम्स वगैरह जिस तरह से आप यूज़ करते हैं उस तरह से जो है वो स्किन को इतना ग्लो देगा, इतना मॉइस्चर देगा और ये डीपर लेयर में आपके जो है वो पेनिट्रेट होगा। तो लेकिन उतारने के बाद भी एक शाइन है। शाइन, जो लोग कहते हैं ना कि उनकी स्किन किसी भी चीज़ से जो है वो ग्लो नहीं करती, वो ये बना के लगाएं, स्किन ग्लो करेगी। अगर उन्होंने क्रीमें यूज़ नहीं की हुई या स्किन डैमेज नहीं है तो फिर काफूर को बेशक स्किप कर दें। ठीक है। काफूर मैंने इसलिए साथ ऐड किया है कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन होती है कि क्रीमें लगा लगा के हमारी स्किन रेड हो गई है, थ्रेड में नज़र आ रही है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है, next। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊंगी जुगन के, यही इसी रेसिपी के साथ जैसे कोई अगर स्मूदी नहीं ले रहा या तो इसी तरह से आप ये जेली बना के इसके अंदर आप थोड़ी सी शुगर डाल लें या आप बच्चों को खिलाएं। अगर बच्चे जूस वगैरह गाजर का नहीं पी रहे तो इस तरीके से जो है ना आप बच्चों को खिला सकते हैं, ये बहुत मज़े की होती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम बालों के लिए, क्योंकि हेयर का जो है ये कॉपर, इसके अंदर जो है वो जुगन सुबह में मैं खाली पेट पानी पीती हूँ कॉपर के अंदर, रात को इसमें पानी डाल के, तो सुबह आपको पता है कि कॉपर इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। इस पर भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, बालों के लिए हम जो है वो, जिन लोगों का होता है कि थोड़ा सा बालों का ऑरेंज टोन ना आए, हमें जो है वो बाल जो है वो थोड़े से मैरूनिश टाइप कलर के अंदर चाहिए, तो उसके लिए जो है वो हम लेंगे मेहंदी। ठीक है, 1 टेबलस्पून आप मेहंदी का डाल लें, ऑर्गेनिक मेहंदी है ये। और 1 टेबलस्पून ही आप जो है ये बादाम की इसके अंदर जो है वो खली है ये डाल लें। ठीक है, हमने बालों को कलर भी देना है, हमने बालों को मॉइस्चराइज भी करना है। ठीक है, और ये जो है वो आंवले का पाउडर 1 टेबलस्पून डाल लें, इक्वल। हाँ जी, इक्वल। और बीट रूट का जो है ये हम इसके अंदर जूस ऐड करेंगे। अच्छा, बीट रूट को ड्राई भी कर लेते हैं। हाँ जी, इसको कद्दूकश करके इसको सुखा के, तो इसको जो है वो हम बीट रूट के जूस के अंदर जो है वो इसको हम बनाएंगे। इसके साथ जो है वो एक बहुत इस खूबसूरत टिंट आएगा, बालों के कलर, बालों का जो कलर है ऑरेंज टोन नहीं आएगी इसकी। तो इसके साथ जो है वो जिस तरह से आप महागनी शेड लेते हैं ट्यूब्स के अंदर, महागनी शेड जो है वो ज़्यादा ख़वातीन जो है वो पसंद कर रही होती हैं, तो इसके साथ आपके बालों की जो टोन है, एक तो महागनी होगी, दूसरा बीट रूट के अंदर की आपको पता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स वगैरह जो भी हैं, वो बालों के अंदर पेनिट्रेट होकर आपके बालों के टेक्सचर को जो है वो बहुत बेहतर करेंगे, बालों के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। इसके अंदर आप साथ एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपको पता है कि बहुत अच्छी है, चाहे स्किन है चाहे बाल हैं। तो क्योंकि मोस्टली ये होता है कि मेहंदी लगाने के बाद जो है ना कंप्लेन करते हैं जो मेहंदी यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ड्राई हो जाता है। हाँ जी, कि बाल जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं, ज़्यादा फूल जाते हैं। तो अगर आप साथ एलोवेरा जेल ऐड कर लेंगे तो फिर आपकी जो है ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके बाल मेहंदी को यूज़ करने के बाद ड्राई हो गए हैं, फ्रीजी हो गए हैं। और कुछ बुजुर्ग हजरात को जुगन मेहंदी के बाद जो है वो थोड़ा सा एलर्जी फील होती हाँ है जी। तो अगर आप साथ एलोवेरा जेल डाल देंगे तो ये एलर्जी वगैरह का जो है वो इशू नहीं होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो है वो रेड कलर आ गया। आलमंड मैंने इसमें पाउडर इसलिए डाला है ताकि जो है वो बालों को मॉइस्चर मिले, बालों की जो है वो बालों में ड्राइनेस ना आए, और जो स्कैल्प है वो भी जो है वो इसके साथ जो है वो हेल्दी रहे। ये मैं पूछना चाह रही थी कि आपने बादाम की खली डाली है या बादाम की खली डाली है मैंने इसके अंदर ना। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये जस्ट लाइक अ हेयर फूड आपकी बन गई। आपका हेयर कलर के साथ साथ ये आपका बालों का कंडीशनर हो गया, आपकी हेयर फूड साथ साथ हो गई। तो आपके बालों को हेयर फूड जितनी देर ये लगा रहेगा, आपके बालों का जो ब्रेकेज हो रही है, आपके बालों के टेक्सचर को जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। अच्छा, चलिए आप यहाँ पे हम अपने स्टॉप कर देते हैं अपनी डिफरेंट जो हमने आपको टिप्स दी हैं। व्यूअर्स, बात सिर्फ सिंपल सी है, अल्टीमेटली ब्यूटी, स्किन,
खुराक, ये सारी चीज़ें आपने खुद ही चूज़ करनी है, खुद ही सेलेक्ट करनी है। ट्रेंडिंग चीज़ों के पीछे भागने के बजाय जो नोन चीज़ें हैं, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बार बार ट्राई कर करके चीज़ें की है, कम से कम उनको तो कंसिडर करें ना। डेंटिंग पेंटिंग सर्जरियों के लिए पहुंच जाते हैं, ये नहीं देखते कि नेचुरल तरीके से अपने आप को डैमेज किए बगैर कितने बेहतर ऑप्शन हैं। आप क्या कहना चाहेंगे एंड मेरा? एग्जैक्टली जब तक हम अपनी पुरानी रवायात के साथ चलते हुए अपनी चीज़ों को नहीं आगे रखेंगे और बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो चीज़ें ख़त्म तो नहीं होंगी, लेकिन उन तक पहुंचेंगी नहीं। तो वो एक ज़माने में, एक बाद में आके हमें गिला शिकवा करेंगे कि हमें पता क्यों नहीं चला। अभी भी बहुत से लोग, बच्चे मुझे कुछ एज में जैसे 20 की हैं, 25 की लड़कियां आके कहती हमें क्यों नहीं पता चला इस चीज़ का। भाई आप पूछो, सुनो, तब है ना, घर में गौर करो, देखो आपकी मदर्स क्या कर रही हैं। भाई आई एग्री विद यू इरम जी, अल्टीमेटली वही वाली बात है। अब आपको पता है नहीं जी, आप मुझे 15 साल पहले भी जब आप मुझे कहती थी वो पिन्नी खा लिया कर एक दिन में। हाँ। जब नूर पैदा हुई, हसन पैदा हुआ, नूर की बारी तो उन्होंने ज़बरदस्ती खिलवाई, हसन की बारी नहीं मैंने ली, हड्डियाँ रह गई। सो बात ये है कि व्यूअर्स देखें, हमारी ये जो बहनें हैं, मदर्स हैं, इवन यंगर जनरेशन का अगर कोई बंदा हमें अच्छी गाइडेंस देता है तो उसको सुने। और बात यह है कि मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल को अगर आप मिक्स करके लेके चलेंगे, अवॉइड करेंगे केमिकल्स को और ऑर्गेनिक और नेचुरल की तरफ रहेंगे, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हेल्दी लाइफ। यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा लगाएं।